नमस्कार दोस्तों, अगाथा क्रिस्टी के जासूसी उपन्यास स्पार्कलिंग साइनाइड में अब तक आपने सुना कि रोजमेरी बार्टन मंदबुद्धि सुंदरी का अपने जन्मदिन की पार्टी में साइनाइड के कारण मृत्यु हो जाती है, जो उसे आत्महत्या मान लिया जाता है। लेकिन 6 महीने के उपरांत उससे उम्र में काफ़ी बड़े और उसके चरित्र से बिल्कुल उलट उबाऊ पति को एक चिट्ठी मिलती है कि रोजमेरी की हत्या हुई थी। इस खबर से परेशान जॉर्ज बार्टन बेतहाशा खोज में लग जाता है पता लगाने का कि वो खूनी कौन हो सकता था। उस दिन खाने की मेज़ पर उसके और रोजमेरी के अलावा थे रोजमेरी की 6 साल छोटी खामोश रहने वाली बहन आइरिस, जो उनके साथ ही रहती थी और तब 17 वर्ष की थी और जिसे रोजमेरी के निसंतान मरने के कारण उसकी सारी संपत्ति मिल गई थी। सांसद स्टीफन फैराडे, जो बहुत शातिर था और जिसका राजनीति में भविष्य बहुत उज्जवल था, परंतु शादी के बाद अचानक रोजमेरी से गहरे संबंध हो गए थे, तब तक जब तक रोजमेरी उसके लिए खतरा न बन गई थी, क्योंकि वो हर समय उसको कहती थी कि वे दोनों अपने अपने जीवन साथियों को छोड़कर कहीं भाग चलें। स्टीफन के लिए अपना करियर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और रोजमेरी किसी तरह नहीं मानती थी, यानी उससे गले छुड़ाना स्टीफन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसी दिन खाने की मेज़ पर थी स्टीफन फैराडे की पत्नी लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे, जिसे अपने पति के नाजायज़ संबंध के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन उसने किसी पर इस बात को जाहिर नहीं किया था। वो रोजमेरी से बेपनाह नफरत करती थी। रूथ लेसिंग, जॉर्ज बार्टन की होनहार सेक्रेटरी, भी उस दिन खाने की मेज़ पर बैठी थी, क्योंकि जॉर्ज बार्टन उसे बहुत मानता था। रूथ लेसिंग को रोजमेरी से नफरत थी, क्योंकि उसके कारण ही जॉर्ज उसका नहीं हो पाया था। एंथनी ब्राउन, एक संदिग्ध सा व्यक्ति जिसका संबंध रोजमेरी से तब तक था जब तक कि उसने एंथनी को जता न दिया था कि वो उसके अपराधी होने की बात जानती है, और उस दिन ही एंथनी ने आइरिस को भी देखा और रोजमेरी को छोड़ वो आइरिस की ओर झुक गया था। इनमें से खूनी कौन हो सकता था, जानने के लिए जॉर्ज बार्टन ने एक तरकीब सोची और अपने पुराने पड़ोसी कर्नल रेस को इसमें शामिल होने को कहा। कर्नल रेस ने इस योजना को भयानक कहते हुए उससे इनकार किया और उनके कहे के अनुसार इस योजना का नतीजा सचमुच भयानक ही हुआ। जॉर्ज बार्टन की योजना के तहत उन्होंने फिर उसी रात जिस समय रोजमेरी की मृत्यु हुई थी उसे दोहराई, उसी क्लब, उसी मेज़ और उन्हीं मेहमानों के साथ, और इस बार जॉर्ज बार्टन स्वयं मारा गया, ठीक वैसे ही जैसे रोजमेरी मारी गई थी। चीफ इंस्पेक्टर कैंप और कर्नल रेस तहकीकात में जुट जाते हैं। अब आगे सुनिए। स्पार्कलिंग साइनाइड, भाग 3, अध्याय 7। मेरी रीस टेलबॉट ने रेस का स्वागत एक चीख के साथ किया, जैसे यकीन न कर पा रही हो। माय डियर, मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम इलाहाबाद से अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे, और अब तुम यहाँ क्यों कर? मुझे मिलने तो नहीं, ये तो पक्का है। तुम कभी भी मिलने जुलने तो नहीं आते। अब बोलो, मान लो डिप्लोमेट बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे साथ डिप्लोमेट बनना वक्त की बर्बादी होगी मेरी। मैं हमेशा तुम्हारे एक्सरे जैसे तेज़ दिमाग की तारीफ करता हूँ। कुड़कुड़ बंद करो और सीधे काम की बात पर आ जाओ डियर। रेस मुस्कुराया। जिस नौकरानी ने मुझे दरवाज़ा खोला, क्या वह बैटी ऑर्किडेल है? उसने पूछा। तो ये बात है। अब ये मत कहना कि ये लड़की जो खास लंदन की रहने वाली है, यह यूरोप की जासूस है, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये भी मत कहना कि वह हमारी तरफ से जासूस है, क्योंकि मैं ये भी नहीं मानती। बिल्कुल सही, लड़की महज एक नौकरानी है। और तुम कब से सीधी सादी नौकरानियों में दिलचस्पी लेने लगे? वैसे बेटी सीधी सादी नहीं, चालाक, चालबाज ज़्यादा। मुझे लगता है, कर्नल रेस ने कहा, वह मुझे कुछ जानकारी दे सकती है। अगर तुम उससे अच्छी तरह पूछोगे, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर तुम सही हुए तो। जब भी कुछ दिलचस्प हो रहा होता है तो उसकी दरवाजे के पास होने की तकनीक काफ़ी विकसित है। एम को क्या करना है? एम बेटी को घंटी बजाकर बुलाती है और मेरे पीने के लिए कुछ मंगवाती है, और जब बेटी वह लाती है तब तक एम मेहरबानी से बाहर चली जाती है।
खुद भी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुनने के लिए, अगर वो चाहती है तो। और उसके बाद मैं यूरोप में जोखिम के वक्त की खुफिया जानकारी से फूट पड़ रही होंगी। मुझे डर है नहीं, इसमें सियासत का कोई मसला नहीं। घोर निराशा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मिसेस रीस टेलबर्ट ने, जो 49 वर्ष की लगभग काले बालों वाली औरत थी, घंटी बजाई और अपनी सुंदर नौकरानी से कर्नल रेस के लिए विस्की सोडा लाने को कहा। जब बेटी आर्कडेल एक ट्रे पर विस्की सोडा लेकर वापस आई तो मिसेस रीस टेलबर्ट अपने कमरे में खुलने वाले दरवाजे में खड़ी थी। कर्नल रेस को तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, वह बोली और दरवाजे से बाहर चली गई। बेटी ने अपनी गुस्ताख आंखें, जिनकी गहराइयों में डर था, सफ़ेद बालों वाले लंबे ऊंचे फौजी की तरफ उठाईं। रेस ने ट्रे पर से गिलास उठा लिया और मुस्कुराया। आज के अखबार देखे? उसने पूछा। जी हाँ सर। बेटी ने चौकन्नी हो उसे देखा। क्या तुमने पढ़ा कि कल रात जॉर्ज बार्टन की लग्जमबर्ग रेस्तरां में मृत्यु हो गई? ओह हाँ सर। बेटी की आंखें लोगों पर पड़ी मुसीबत की खुशी से चमक उठीं। भयानक था ना? तुम उनके यहाँ काम करती थी ना? जी सर, मैंने पिछली सर्दियों में उनका काम छोड़ दिया, मिसेस बार्टन के मरने के बाद। वह भी लग्जमबर्ग में ही मरी थी? बेटी ने सिर हिलाया। अजीब सा मजाक, नहीं सर? रेस इसे अजीब मजाक नहीं समझता था, लेकिन वह जानता था इन शब्दों का मतलब क्या था। वह संजीदगी से बोला, देख सकता हूँ कि तुम समझदार हो, 2 और 2 4 कर सकती हो। बेटी ने हाथ एक दूसरे में बांध लिए और समझदारी को हवा में उड़ा दिया। क्या उसको भी मार दिया गया? अखबार में इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं। तुमने भी क्यों कहा? तहकीकात करने वाले अफसर ने मिसेस बार्टन की मौत को तो खुदकुशी ठहराया था। बेटी ने आंखों की कोरों से एक उड़ती नज़र उस पर डाली। काफ़ी बड़ी उम्र का, उसने मन में कहा, मगर अच्छा दिखता है, चुपचाप किस्म का, एक असली जेंटलमैन। ऐसा जेंटलमैन जो अपनी जवानी में आपको सोने का 1 पाउंड दे देता। क्या मजाक, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोने का पाउंड दिखता कैसा है। ये चाहता क्या है? वह शर्माती हुई बोली, जी सर। लेकिन शायद तुमने कभी नहीं माना कि वह खुदकुशी थी। नहीं सर, मैंने नहीं माना, असल में नहीं। ये बहुत दिलचस्प है, सच में बहुत दिलचस्प। तुमने क्यों नहीं माना? वह हिचकिचाई, अपनी उंगलियों से एप्रन में चुन्नटें डालती हुई। वह ये कितनी अच्छी तरह बोला था, कितनी संजीदगी से, आपको अहम महसूस करवाते हुए, जैसे आप उसकी मदद करना चाहते हों। वैसे भी रोज़मेरी बार्टन की मौत को लेकर वह चतुर चालाक रही थी। झांसे में नहीं आई थी। उसको मार डाला गया था, है ना सर? ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोचा? ओह, बेटी झिझकी। मैंने एक दिन कुछ सुन लिया था। कहो। रेस के बोलने का अंदाज़ा बढ़ावा देने वाला था। दरवाज़ा बंद नहीं था, मेरा मतलब है कि मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर कभी नहीं सुनती। उस तरह की हरकत मुझे पसंद नहीं। बेटी ने भलेपन से कहा। लेकिन मैं हॉल से गुजरकर खाने वाले कमरे में जा रही थी, चांदी के बर्तन ट्रे में उठाए और वे काफ़ी ज़ोर से बात कर रहे थे। वह कुछ कह रही थी, मेरा मतलब मिसेस बार्टन, उसका नाम एंथनी ब्राउन ना होने के बारे में। और तब वह सच में बहुत खतरनाक हो उठा, यानी मिस्टर ब्राउन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसा हो सकता था। देखने में इतना अच्छा और बोलने में भी जैसे वह हमेशा होता था। उसने मिसेस बार्टन का चेहरा काट देने जैसी कोई बात कही। फिर वह बोला कि अगर वह वैसा नहीं करेगी जो वह कह रहा था तो वह उसे मार डालेगा। यूं ही, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सुना। मिस आइरिस सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और बेशक उस वक्त मैंने इसको खास अहमियत नहीं दी, मगर जब उसके पार्टी में खुदकुशी करने के बारे में इतना हंगामा हुआ और मैंने सुना कि वह भी उस वक्त वहाँ था, ओह, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, सच में। लेकिन तुमने कहा कुछ नहीं? लड़की ने इनकार में सिर हिलाया। मैं पुलिस के साथ उलझना नहीं चाहती थी। वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती थी, असलियत में कुछ नहीं,
और शायद मैं अगर कुछ कहती तो मुझे भी मार दिया जाता, या जैसे कहते हैं मुझे धोखा दिया जाता। समझा। रेस ने एक पल रुककर अपने सबसे मुलायम अंदाज में कहा, तो तुमने जॉर्ज बार्टन के नाम एक बेनाम खत लिख दिया? वह एक टक रेस को देखने लगी। रेस को गुनाह की कोई बेचैनी नजर नहीं आई, नीरी हैरानी के अलावा कुछ नहीं। मैं मिस्टर बार्टन को खत लिखा? कभी नहीं। देखो, बताने से डरो मत, ये सच में एक अच्छा ख्याल था। बिना अपने बारे में बताए उसे चेतावनी मिल गई। ये तुम्हारी होशियारी थी। लेकिन मैंने नहीं लिखा सर, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। आपका मतलब है कि मिस्टर बार्टन को लिखा कि उसकी पत्नी को मार दिया गया था? मेरे दिमाग में तो ये ख्याल भी नहीं आया। वह इतनी सच्ची लग रही थी कि रेस डावाडोल हो उठा। सब कुछ इतनी अच्छी तरह मेल खा रहा था, सब कुछ बड़ी आसानी से समझाया जा सकता था, सिर्फ अगर खत इस लड़की ने लिखे होते। मगर वह लगातार इनकार करती रही, जोर से या बेचैनी से नहीं, पर संजीदगी से, बिना फिजूल के विरोध के। रेस ने खुद को बेमन से उस पर यकीन करते पाया। उसने अपना तर्क बदला। तुमने इसके बारे में किसी को बताया? लड़की ने न में सिर हिलाया। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं आपको ईमानदारी से बताती हूँ सर, मैं डर गई थी। मैंने सोचा मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। मैंने भूलने की कोशिश की। सिर्फ एक बार मैंने इसे उठाया जब मिसेस ड्रेक को नोटिस दिया। वह बहुत तमाशा कर रही थी, इतना कि कोई लड़की सह न पाए। वह चाहती थी कि मैं गांव में जाकर दफन हो जाऊं, और उस रास्ते पर बस भी नहीं जाती थी। और फिर वह मेरी रेफरेंस को लेकर भी तंग कर रही थी, कहती थी कि मैं चीज़ें तोड़ती हूँ, और मैंने ताना कसते हुए कह दिया कि अब मैं ऐसी जगह काम करूंगी जहां लोगों को टपका नहीं दिया जाता। और ऐसा कहते ही मैं डर गई, मगर उसने खास ध्यान नहीं दिया। शायद मुझे उसी वक्त बोलना चाहिए था, लेकिन मैं तय नहीं कर पाई। मेरा मतलब है कि पूरी बात मजाक भी हो सकती थी। लोग हर तरह की बातें कहते रहते हैं, और मिस्टर ब्राउन तो वैसे भी इतना अच्छा था और मजाक भी काफ़ी करता था। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती थी। कह सकती थी क्या? रेस ने माना कि नहीं कह सकती थी। फिर वह बोला, मिसेस बार्टन ने उसका असली नाम ब्राउन न होने के बारे में कहा था। उसने उसका असली नाम लिया था? हाँ, लिया था, क्योंकि वह बोला था कि टोनी के बारे में भूल जाओ। क्या था? टोनी कुछ रसोइया जो चेरी जैम बना रहा था, मुझे उसकी याद हो आई थी। टोनी चैरिटन, चेराबेल? बेटी ने सिर हिलाकर इनकार किया। इससे ज़्यादा बढ़िया, एम से शुरू होता था और सुनने में बाहरी मुल्क का लगता था। फिक्र मत करो, तुम्हें याद आ जाएगा शायद। अगर आ जाए तो मुझे बताना। ये रहा मेरा कार्ड पते के साथ। अगर याद आ जाए तो मुझे इस पते पर लिख देना। रेस ने उसे कार्ड और एक सरकारी नोट थमा दिया। मैं लिख दूंगी सर, शुक्रिया सर। भला मानस, उसने जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए सोचा। 1 पाउंड का नोट, 10 शिलिंग नहीं। बहुत अच्छा वक्त होता होगा जब सोने के पाउंड होते थे। मेरी रीस टेलबॉट कमरे में वापस आ गई। कामयाब? हाँ, मगर एक रुकावट अभी पार करनी है। क्या तुम्हारी होशियारी मेरे काम आ सकती है? क्या तुम ऐसे नाम के बारे में सोच सकती हो जो तुम्हें चेरी जैम की याद दिलाए? क्या अनोखा ख्याल है। सोचो मेरी, मैं घरेलू किस्म का आदमी नहीं हूँ। जैम बनाने पर ध्यान दो, खासकर चेरी जैम। चेरी जैम अक्सर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं? ओह, वो चीनी जैसा हो जाता है जब तक आप मोरेलो चेरीज न इस्तेमाल कर रहे हों। रेस हैरानी से कुछ बड़बड़ाया। यही है, मैं शर्त लगाता हूँ, यही है। गुड बाय मेरी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या मैं घंटी बजाकर उस लड़की को बुला सकता हूँ ताकि वह मुझे बाहर तक पहुँचा दे? वह जल्दी से कमरे के बाहर निकला तो मिसेस रीस टेलबॉट पीछे से चिल्लाई, कमबख्त ना शुक्रे कहीं के, क्या मुझे बताओगे नहीं ये सब क्या था? बाद में आकर तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मिलते हैं, मिसेस रीस टेलबॉट मुंह में ही बोली। निचली मंजिल पर बेटी उसका हैट और छड़ी पकड़े उसका इंतज़ार कर रही थी। रेस ने उसका शुक्रिया किया और आगे बढ़ गया।
वह दहलीज पर रुक गया। वैसे क्या नाम मोरेलो था? बेटी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल ठीक सर, यही था, टोनी मोरेलो, यही नाम था जो उसने भूलने को कहा था, और उसने कहा था कि वह जेल में भी रहा था। रेस मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां उतर गया। सबसे नज़दीक वाले कॉल बॉक्स से उसने कैंप को फ़ोन किया। उनकी बातचीत छोटी मगर तसल्ली बख्श थी। कैंप ने कहा, मैं एकदम तार भेज देता हूँ, हमें वापसी तार से जवाब मिलना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम सही हुए तो बहुत राहत होगी। मेरे ख्याल में मैं सही हूँ, सिलसिला खासा साफ है। अध्याय 8। चीफ इंस्पेक्टर कैंप बहुत अच्छे मूड में नहीं था। पिछले 15 मिनट से वह एक खरगोश जैसे 16 साल के छोकरे से बात कर रहा था जो अपने अंकल चार्ल्स के ऊंचे दर्जे के कारण उस दर्जे का वेटर बनना चाहता था जिसकी ज़रूरत लग्जमबर्ग में होती थी। फिलहाल वह 6 परेशान मातहतों में से एक था जो अपनी कमर पर एप्रन बांधे घूमते थे, जो उन्हें बड़े वेटरों से अलग करता था और जिनका काम था कि हर बात का इल्ज़ाम अपने पर ले लें। चीज़ों को लाना ले जाना, ब्रेड रोल और मक्खन की टिकिया ला कर देना और दबी ज़ुबान में फ्रेंच, इतालवी या कभी कभी अंग्रेज़ी भाषा में फटकार सुनना। जैसा कि एक बड़े आदमी को शोभा देता है, चार्ल्स अपने रिश्तेदार की हिमायत करने की बजाय उस पर औरों से ज़्यादा फुफकारता, बुरा भला कहता और गालियाँ देता। फिर भी पियर अपने दिल में आने वाले दिनों में किसी फैशनेबल रेस्तरां का हेड वेटर बनने की तमन्ना रखता था। फिलहाल तो उसके करियर में बाधा आ गई थी और उसे समझ में आ गया कि उस पर खून से कुछ भी कम न करने का शक किया जा रहा था। कैंप ने छोकरे को अंदर बाहर से टटोल लिया और खींचकर अपने को मना लिया कि लड़का जो भी कह रहा था उसने वही किया था, न कम न ज़्यादा। यानी एक औरत का बैग फर्श से उठाया था और उसे उसकी प्लेट के पास रख दिया था। यह तब हुआ जब मैं चटनी लेकर मिस्टर रॉबर्ट के पास जा रहा था और वह पहले से ही बेसब्र हो रहे थे, और वह युवती नाच करने के लिए उठी तो बैग को मेज़ से नीचे गिरा दिया। इसलिए मैंने उसे उठाया और मेज़ पर रख दिया, और तब मैं भागा क्योंकि मिस्टर रॉबर्ट पागलों की तरह मुझे इशारे कर रहे थे। बस इतना ही साहब। और इतना ही था। खींचकर कैंप ने उसे जाने दिया। मन में ये जोड़ने की तेज़ इच्छा थी कि ध्यान रखना, मैं दोबारा कभी तुम्हें ऐसा करते हुए न पकड़ूं। सार्जेंट पोलॉक ने ये कहकर सबका ध्यान बटा दिया कि टेलीफोन पर बताया गया है कि एक नवयुवती कैंप के लिए पूछ रही है, बल्कि लग्जमबर्ग केस को संभालने वाले अफसर के लिए। कौन है वो? उसका नाम मिस क्लो वेस्ट है। उसे ऊपर बुला लो, कैंप ने हथियार डालते हुए कहा। मैं उसे 10 मिनट दे सकता हूँ, उसके बाद मिस्टर फैराडे को आना है। खैर, उसको भी कुछ देर इंतज़ार करवाने में कोई हर्ज नहीं, इससे लोग घबरा जाते हैं। जब मिस क्लो वेस्ट कमरे में दाखिल हुई तो कैंप को अचानक लगा कि वह उसे पहचानता था, लेकिन पल भर बाद ही उसने ये ख्याल छोड़ दिया। नहीं, उसने पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा था, ये पक्का था। मिस वेस्ट तकरीबन 25 वर्ष की थी, लंबी तांबे के रंग के बालों वाली और बहुत सुंदर। अपनी भाषा की तरफ सचेत और वह बुरी तरह घबराई हुई लग रही थी। मिस वेस्ट, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कैंप फुर्तीलेपन से बोला। मैंने लग्जमबर्ग के बारे में अखबार में पढ़ा, जिस आदमी की वहाँ मृत्यु हुई। मिस्टर जॉर्ज बार्टन, तुम जानती थी उसे? नहीं, सही तौर पर तो नहीं, मेरा मतलब है कि असल में मैं उसे जानती नहीं थी। कैंप ने ध्यान से उसे देखा और अपना पहला अनुमान रद्द कर दिया। क्लो वेस्ट बहुत सभ्य और नेक लग रही थी। वह खुशनुमा ढंग से बोला, क्या मैं पहले तुम्हारा पूरा नाम और पता जान सकता हूँ प्लीज़, ताकि हम जान सकें कि हम कहाँ हैं? क्लो एलिजाबेथ वेस्ट, 15 मेरीवेल कोर्ट, मायादा वेल। मैं एक अदाकारा हूँ। कैंप ने आंख की कोर से उसे दोबारा देखा और मन में तय कर लिया कि वह असलियत में यही थी। रेपर्टरी अपनी खूबसूरत के बावजूद भी वह ईमानदार किस्म की थी। कहो मिस वेस्ट।
जब मैंने मिस्टर बार्टन की मौत के बारे में पढ़ा और ये कि पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आकर आपको कुछ बताना चाहिए। मैंने अपनी दोस्त से भी इस बारे में पूछा और उसका भी यही ख्याल था। मुझे लगता नहीं कि उस बात का इससे कुछ ताल्लुक होगा, लेकिन मिस वेस्ट ठिठकी। इसका फैसला हम करेंगे, कैंप बोला। बस मुझे बता दीजिए। मैं आजकल अदाकारी नहीं कर रही, मिस वेस्ट ने सफाई दी। इंस्पेक्टर कैंप कहता कहता रह गया। आराम कर रही हूँ। ये दिखाने के लिए उसे सही शब्द मालूम थे, मगर उसने खुद को रोक लिया। मगर मेरा नाम एजेंसियों के पास है और स्पॉटलाइट में मेरी तस्वीर आई है। मेरा ख्याल है कि मिस्टर बार्टन ने उसी में देखी थी। उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया और बताया कि वो मुझसे क्या करवाना चाहते थे। कहो। उन्होंने बताया कि वो लग्जमबर्ग में एक डिनर पार्टी कर रहे थे और अपने मेहमानों को हैरत में डाल देना चाहते थे। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई और कहा कि वो चाहते थे मैं वैसा ही मेकअप करूं। मेरी रंगत काफ़ी हद तक वैसी ही थी। कैंप के दिमाग में रोशनी चमकी। रोज़मेरी की वही फ़ोटो जो उसने एल्वेस्टन स्क्वायर में जॉर्ज की मेज़ पर देखी थी। ये लड़की उसे उसी की याद दिलाती थी। वह रोज़मेरी बार्टन जैसी थी, शायद चौंकाने की हद तक नहीं, मगर उसी किस्म की। नाक नक्श वैसे ही थे। वो मेरे पहनने के लिए एक पोशाक भी लाए। वह मैं अपने साथ लाई हूँ। सलेटी रंगत लिए हरा रेशम। मुझे अपने बाल भी फ़ोटो की तरह ही बनाने थे। फ़ोटो रंगीन थी और मेकअप से समानता को उभारना था। फिर मुझे लग्जमबर्ग आना था और पहले कैबरे शो के दौरान रेस्तरां में जाकर मिस्टर बार्टन की मेज़ पर बैठ जाना था, जहां खाली कुर्सी होगी। वो मुझे लंच पर वहां ले गए और दिखाया कि मेज़ कहाँ पर होगी। और तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया, मिस वेस्ट? क्योंकि उस रात 8 बजे के आसपास किसी ने मिस्टर बार्टन ने फ़ोन किया और कहा कि पूरी बात ही टाल दी गई थी। उन्होंने कहा कि वह मुझे अगले दिन बताएंगे कि यह दोबारा कब हो रहा था। फिर अगली सुबह मैंने अखबार में उनकी मौत की खबर देखी और बड़ी समझदारी से हमारे पास चली आईं, कैंप ने खुशी से कहा। बहुत शुक्रिया मिस वेस्ट, तुमने एक राज तो खोल दिया है, खाली कुर्सी का राज। वैसे अभी तुमने कहा किसी ने और फिर कहा मिस्टर बार्टन, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मुझे नहीं लगा कि वो मिस्टर बार्टन थे। उनकी आवाज़ अलग लग रही थी। आवाज़ आदमी की थी? ओह हाँ, मेरे ख्याल में आवाज़ कुछ भारी थी, जैसे किसी को ज़ुकाम हो। और उसने बस इतना ही कहा? बस इतना ही। कैंप ने थोड़ी देर कुछ और पूछा, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाया। जब वह चली गई तो वह सार्जेंट से बोला, तो ये थी जॉर्ज बार्टन की मशहूर योजना। अब मुझे समझ आया सब क्यों कह रहे थे कि वह कैबरे के बाद खाली कुर्सी को देखता रहा और अजीब सा खोया खोया था। उसकी योजना बिगड़ गई थी। क्या आप नहीं सोचते कि जॉर्ज ने ही लड़की को टाला था? बिल्कुल नहीं, और मुझे ये भी पक्का यकीन नहीं कि आवाज़ किसी मर्द की ही थी। फ़ोन पर आवाज़ का भारीपन आवाज़ बदलने का अच्छा तरीका है। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मिस्टर फैराडे यहाँ हैं तो उसे अंदर भेज दो। अध्याय 9। अंक 1। ऊपर से शांत और बिना घबराहट के, परंतु अंदर ही अंदर सिकुड़ा हुआ स्टीफन फैराडे ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड में दाखिल हुआ। दिल दिमाग पर ऐसा बोझ जो सहा न जा सके। उस दिन सुबह ही लगा था जैसे सब कुछ ठीक जा रहा था। इंस्पेक्टर कैंप ने उसे यहाँ आने के लिए क्यों कहा था इतना जोर देकर? उसे क्या पता था या शक था? सिर्फ धुंधला सा शक हो सकता था। ऐसे में करना ये चाहिए कि अपना दिमाग दुरुस्त रखो और किसी बात के लिए हामी ना भरो। सैंड्रा के बगैर उसने अजीब ढंग से बेसहारा और अकेला महसूस किया। यूं लगता था जैसे जब वे दोनों मिलकर किसी जोखिम का सामना करते थे तो उसके खौफ आधे रह जाते थे। साथ होने पर उनमें ताकत और हिम्मत होते थे। अकेला वह कुछ नहीं था, उससे भी कमतर था। और सैंड्रा, क्या वह भी ऐसा महसूस करती थी? क्या वह इस समय किडरमिंस्टर हाउस में बैठी थी,
चुपचाप, गंभीर, गर्वीली, लेकिन भीतर से बेहद कमज़ोर महसूस करती हुई। इंस्पेक्टर केम्प ने उसका स्वागत अच्छी तरह मगर संजीदगी से किया। एक मेज़ पर एक आदमी वर्दी पहने बैठा था, हाथ में कागज़ कलम लिए। स्टीफन को बैठने को कहकर केम्प ज़ोर से कामकाजी लहजे में बोला, मिस्टर फैराडे, मैं आपका बयान लेना चाहता हूँ। वह बयान लिखा जाएगा, आपको उसे पढ़ने को कहा जाएगा और जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर करने को। साथ ही मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा बयान देने से इनकार करने की आज़ादी है और अगर आप चाहते हैं तो आपको अपना वकील यहाँ बुलाने का हक है। स्टीफन हक्का बक्का रह गया मगर जाहिर नहीं किया। वह चेहरे पर एक बनावटी सर्द मुस्कान ले आया। ये तो बहुत डराने वाली बात लगती है चीफ इंस्पेक्टर। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छी तरह समझ लिया जाए मिस्टर फैराडे। मेरा कहा हुआ कुछ भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हम खिलाफ शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आप जो भी कहेंगे वह सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। स्टीफन धीमे से बोला, समझता हूँ, मगर मैं ये नहीं सोच पा रहा इंस्पेक्टर कि आपको मुझसे एक और बयान की ज़रूरत क्यों है। मुझे जो भी कहना था आपने सब आज सुबह सुन लिया। वह एक अनौपचारिक बैठक थी, शुरुआत के लिए फ़ायदेमंद। और मिस्टर फैराडे, मेरा ख्याल था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप मेरे साथ यहाँ करना चाहेंगे। जो बात भी केस से जुड़ी हुई नहीं, उसे लेकर हम उतना खामोश रहते हैं जितना इंसाफ के लिए ज़रूरी हो। आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं नहीं समझा। चीफ इंस्पेक्टर केम्प ने लंबी सांस भरी। महज इतना, आपका स्वर्गीय मिसेस रोज़मेरी बार्टन के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। स्टीफन ने टोका। कौन कहता है? केम्प आगे को झुका और एक टाइप किया हुआ कागज़ अपनी मेज़ से उठाया। ये मिसेस बार्टन की चीज़ों में मिलने वाले एक खत की नकल है। असल हमारी फ़ाइल में है और ये मिस मार्ले ने हमें दिया था, जो अपनी बहन की लिखाई को पहचानती है। स्टीफन ने पढ़ा, लेपर डार्लिंग। स्टीफन को मतली सी होने लगी। रोज़मेरी की आवाज़ बोलती हुई, विनती करती हुई, क्या अतीत कभी नहीं मरेगा, कभी दफन नहीं होगा? उसने खुद को संभाला और केम्प की ओर देखा। हो सकता है आप ये सोचने में सही हों कि ये ख़त मिसेस बार्टन ने लिखा था, मगर ऐसा कोई इशारा नहीं है कि ये मुझे लिखा गया था। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि 21 मिलेंड मेशंस अर्ल्स कोर्ट का किराया आप देते थे? तो वे जानते थे। वह ताज्जुब करने लगा कि क्या वे हमेशा से ही जानते थे। उसने कंधे झटक दिए। आप काफ़ी जानकार लगते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे ज़्यादती मामले रोशनी में क्यों लाए जा रहे हैं? नहीं लाए जाएंगे अगर उनका जॉर्ज बार्टन की मौत से कुछ लेना देना नहीं हुआ तो। समझा। आप कह रहे हैं कि पहले मैंने उसकी पत्नी से ताल्लुकात रखे और फिर जॉर्ज को मार डाला। देखिए मिस्टर फैराडे, मैं आपसे साफ बात करता हूँ। आप दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। आप लोग अलग हुए आपकी मर्ज़ी से, रोज़मेरी बार्टन की मर्ज़ी से नहीं। जैसा कि ख़त से जाहिर है, वह आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाहती थी। फिर बड़ी आसानी से वह मर गई। उसने खुदकुशी की। हो सकता है मेरा कुछ कसूर रहा हो। मैं अपने आप को दोष दे सकता हूँ, मगर कानून का इससे कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुशी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बार्टन को लगता था नहीं थी। उसने खोज शुरू कर दी और वह मर गया। ये सिलसिला कुछ तो इशारा करता है। समझ नहीं आता आप मुझ पर ये क्यों डाल रहे हैं? आप मानते हैं कि मिसेस बार्टन की मृत्यु आपके लिए सही वक्त पर हुई? स्कैंडल आपके करियर के लिए बहुत नुकसानदेह होता। कोई स्कैंडल नहीं होता। मिसेस बार्टन बात को समझ जाती। मुझे शक है। क्या आपकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में पता था मिस्टर फैराडे? बिल्कुल नहीं। आपको पक्का यकीन है? हाँ है। मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं कि मेरे और मिसेस बार्टन के बीच दोस्ती के अलावा भी कुछ था। उम्मीद है उसे कुछ और मालूम भी नहीं होगा। क्या आपकी पत्नी ईर्ष्यालु है मिस्टर बार्टन? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, उसने कभी ज़रा सी जलन भी नहीं दिखाई। वह बहुत समझदार है।
इंस्पेक्टर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसकी बजाय कहा, पिछले 1 साल में क्या कभी आपके पास साइनाइड था मिस्टर फैराडे? नहीं। मगर आप गांव में अपने घर में तो साइनाइड रखते हैं। माली रखता होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आपने खुद कभी किसी केमिस्ट से नहीं खरीदा या फोटोग्राफी के लिए? मैं फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं दोहराता हूँ कि मैंने कभी साइनाइड नहीं खरीदा। उसे जाने देने से पहले केम्प ने कुछ और दबाव डाला। सोचता हुआ वह अपने मातहत से बोला। वह इस बात से इनकार करने में बहुत जल्दी में था कि उसकी पत्नी मिसेस बार्टन के साथ उसके रिश्ते को जानती थी। सोचता हूँ ऐसा क्यों? इतना कहूँगा कि वह बेहद डरा हुआ है कि कहीं उसकी पत्नी को पता न चल जाए। हो सकता है, मगर मुझे लगता था कि उसमें इतना दिमाग तो है कि समझ सके अगर उसकी पत्नी अनजान है और पता लगाने पर काट छील डालेगी तो उसके लिए रोज़मेरी को मार डालने की एक और वजह हो जाती है। अपनी खाल बचाने के लिए उसे चाहिए था कि मान ले कि उसकी पत्नी को काफ़ी कुछ पता था, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर रही थी। उसने ये सोचा ही नहीं होगा सर। केम्प ने इधर से उधर सिर हिलाया। स्टीफन फैराडे बेवकूफ़ नहीं था। उसके पास तेज़ और धूर्त दिमाग था और वह इंस्पेक्टर को ये समझाने के लिए उत्सुक था कि सैंड्रा कुछ नहीं जानती। खैर, केम्प बोला, रेस ने जो राह ढूंढ निकाली है वह उससे खुश है और अगर वह सही है तो दोनों फैराडे इससे बाहर हो जाते हैं। ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी। मुझे ये शख्स अच्छा लगता है और ज़्यादती तौर पर मैं नहीं समझता कि वह खूनी है। अंक 2। अपनी बैठक का दरवाज़ा खोलते हुए स्टीफन बोला, सैंड्रा। वह अंधेरे में से उसकी ओर बढ़ाई। अचानक उसे थामकर हाथ उसके कंधों पर। स्टीफन, मैं रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे बताओ। वह बोला, वे जानते हैं रोज़मेरी के बारे में? हाँ। और वे क्या सोचते हैं? बेशक वे समझते हैं कि मेरे पास वजह थी। ओह डार्लिंग, मैं तुम्हें कहाँ घसीट लाया हूँ। सब मेरा कसूर है। सिर्फ अगर मैं रोज़मेरी की मृत्यु के बाद अलग हो जाता, कहीं चला जाता, तुम्हें आज़ाद करके, ताकि तुम किसी भी कीमत पर इस भद्दे मामले में न उलझो। नहीं, वो सब नहीं। कभी मुझसे अलग न होना, कभी मुझसे अलग न होना। वह उससे लिपट गई। वह रो रही थी, आंसू गालों पर बहते हुए। स्टीफन ने उसे कांपते हुए महसूस किया। तुम मेरी जिंदगी हो स्टीफन, मेरी पूरी जिंदगी। मुझसे कभी अलग न होना। क्या तुम मुझे इतना चाहती हो सैंड्रा? मुझे मालूम नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मालूम हो, लेकिन अब, हाँ, अब हम इसमें एक साथ हैं सैंड्रा। हम एक साथ ही इसका सामना करेंगे, जो भी होगा एक साथ। सैंड्रा दृढ़ता से बोली, ये हमारी जिंदगियों को बर्बाद नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अध्याय 10। एंथनी ब्राउन ने कार्ड देखा जो छोकरा पकड़े खड़ा था। उसने माथे पर बल डाले, फिर कंधे झटके। लड़के से कहा, ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। जब कर्नल रेस अंदर आया तो एंथनी खिड़की के पास खड़ा था, चेहरे पर सूरज की चमकती किरणें टेढ़ी पड़ती हुई। उसने एक लंबे ऊंचे फौजी किस्म के आदमी को देखा, तांबे के रंग का चेहरा और लोहे के रंग के सलेटी बाल। वह आदमी जिसे उसने पहले देखा हुआ था, मगर अब कुछ सालों से नहीं, और एक ऐसा आदमी जिसके बारे में वह काफ़ी जानता था। रेस ने एक सांवले व्यक्ति और आकर्षक बनावट वाले सिर को देखा। एक खुशनुमा अलसाई हुई आवाज़ आई, कर्नल रेस, तुम जॉर्ज बार्टन के दोस्त थे, मैं जानता हूँ। उस आखिरी शाम वह तुम्हारी बातें करता रहा। सिगरेट लो? शुक्रिया, ज़रूर लूँगा। माचिस दिखाते हुए एंथनी बोला, उस रात तुम ही वह अचानक आने वाले मेहमान थे जो नहीं आए। तुम्हारे लिए अच्छा ही था। तुम गलत हो, वह खाली कुर्सी मेरे लिए नहीं थी। एंथनी की भवें ऊपर चढ़ गईं। सच? बार्टन ने कहा था? रेस ने काटा। जॉर्ज बार्टन ने ये कहा हो सकता है। मिस्टर ब्राउन, उस कुर्सी पर क्लो वेस्ट नाम की एक अभिनेत्री बैठने वाली थी। रोशनियां मध्यम हो जाने के बाद एंथनी एकटक देखने लगा। क्लो वेस्ट? उसके बारे में कभी सुना नहीं। कौन है वो?
एक जवान अदाकारा जो ज़्यादा जानी मानी नहीं मगर जो सतही तौर पर कुछ कुछ रोज़मेरी बार्टन जैसी लगती है। एंथनी ने सीटी बजाई। मुझे समझ आने लगा है। उसे रोज़मेरी की एक तस्वीर दी गई थी ताकि वह बाल वगैरह बनाने की नकल कर सके और उस पोशाक की भी जो रोज़मेरी उस रात पहने थी। तो ये थी जॉर्ज बार्टन की योजना। रोशनियां जलती हैं और तभी अलौकिक चीज़ों के डर से सबका सांस भरना। रोज़मेरी वापस आ गई। गुनाहगार कह उठता है, ये सच है, ये सच है, मैंने किया है। उसने रुककर जोड़ा, बकवास, बेचारे जॉर्ज जैसे गधे के लिए भी। मुझे नहीं लगता मैं कुछ समझा। एंथनी हंसा। ओह देखो सर, एक पका हुआ मुजरिम एक स्कूली लड़की की तरह चीखे चिल्लाएगा नहीं। अगर किसी ने सोच समझकर रोज़मेरी बार्टन को जहर दिया था और वैसा ही जानलेवा जहर जॉर्ज बार्टन को भी देने वाला था तो वह काफ़ी हिम्मत वाला था। उससे कुछ उगलवाने के लिए रोज़मेरी की तरह तैयार हुई एक अभिनेत्री से ज़्यादा की ज़रूरत है। याद करो मैकबेथ, जो एक पक्का मुजरिम था, दावत में बोंकों के भूत को देखकर कैसे बिखर गया था। मगर मैकबेथ ने जो देखा वह सच में भूत था, बोंकों के कपड़ों में बेकार अदाकारी करने वाला कोई अभिनेता नहीं। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि एक असली भूत अपने साथ दूसरी दुनिया का माहौल भी ले आएगा। सच में मैं तो ये भी मानने को तैयार हूँ कि मुझे भूतों में यकीन है। पिछले 6 महीनों से करता हूँ, खासकर एक भूत में। सच? और वह किसका भूत है? रोज़मेरी बार्टन का। आप चाहें तो हंस सकते हैं। मैंने उसे देखा नहीं मगर उसके होने को महसूस किया है। किसी न किसी कारण से रोज़मेरी बेचारी मुर्दा नहीं रह पाती। मैं एक कारण सुझा सकता हूँ, क्योंकि उसका कत्ल हुआ है। एक दूसरा मुहावरा इस्तेमाल करके, क्योंकि उसे टपका दिया गया। ये कैसा रहा मिस्टर टोनी मोरेली? खामोशी छा गई। एंथनी बैठ गया, सिगरेट अंगीठी में फेंककर एक और जला लिया। फिर वह बोला, आपको कैसे पता लगा? तुम मानते हो कि तुम टोनी मोरेली हो? मैं इनकार करने में वक्त बर्बाद करने की सोच भी नहीं सकता। जाहिर है कि आपने अमेरिका तार भेजकर सारी खबर ले ली होगी। और तुम मानते हो कि जब रोज़मेरी बार्टन ने तुम्हारी असलियत पहचान ली तो तुमने उसे मार डालने की धमकी दी अगर वह अपनी ज़ुबान बंद नहीं रखती तो। उसे डराकर उसकी ज़ुबान बंद रखने के लिए मैं जो भी कर सकता था मैंने किया। टोनी ने खुशी से मान लिया। कर्नल रेस को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये मुलाकात जैसी जानी चाहिए थी वैसी नहीं जा रही थी। उसने अपने सामने कुर्सी में आराम से पीछे होकर बैठे आदमी को देखा और वह कुछ अजीब सा जाना पहचाना लगा। क्या जो भी मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ उसे दोहराऊं मोरेली? वह दिलचस्प हो सकता है। अमेरिका में एरिक्सन जहाज़ वाले मामले में तुम्हें तोड़फोड़ की कोशिश के लिए कसूरवार ठहराया गया और जेल भी भेजा गया। सज़ा काटने के बाद तुम बाहर आए मगर अधिकारी वर्ग की आंखों से ओझल हो गए। अगली बार तुम्हें पता लगा जब तुम लंदन में क्लैरिजेस में ठहरे थे और ख़ुद को एंथनी ब्राउन कहलवाते थे। वहाँ तुमने लॉर्ड ड्यूसबरी के साथ जान पहचान कर ली और उसके ज़रिए कुछ और अहम हथियार बनाने वालों से मिले। तुम लॉर्ड ड्यूसबरी के घर में ठहरे और उसका मेहमान होने की हैसियत से तुम्हें कई ऐसी चीज़ें दिखा दी गईं जो तुम्हें कभी नहीं देखनी चाहिए थीं। ये एक अजीब इत्तेफाक है मिस्टर मोरेली कि कई अहम फैक्ट्रियों और कारखानों में तुम्हारे वहाँ जाने के बाद कई हादसे हुए बेवजह। इत्तेफाक? एंथनी बोला, बहुत अजीब चीज़ है। आखिर में कुछ वक्त बीत जाने पर तुम लंदन में दोबारा दिखाई दिए और आयरिस मार्ले के साथ जान पहचान फिर से ताज़ा की, परंतु बहाने बनाकर उसके घर नहीं गए ताकि उसके घर वालों को ये पता ना लगे कि तुम लोग कितने नज़दीक आ रहे थे। आखिरकार तुमने उसे राज़ी करने की कोशिश की कि वह तुमसे चोरी छिपे शादी कर ले। जानते हो, एंथनी बोला, जिस ढंग से तुमने इन सारी बातों का पता लगा लिया है वह वाकई अनोखा है। मेरा मतलब हथियारों के कारोबार से नहीं, मेरा मतलब रोज़मेरी को मेरी धमकियों से है और जो प्यार भरे बोल मैंने आयरिस से कहे। यकीन है कि वो MI5 के तहत नहीं आते।
रेस ने तेजी से उसकी ओर देखा। तुम्हें बहुत बातों की सफाई देनी है मोरेली? बिल्कुल नहीं। मान भी लिया जाए कि तुम्हारी सारी बातें सच हैं तो भी क्या, मैं अपनी जेल की सज़ा काट चुका हूँ। मैंने कुछ दिलचस्प दोस्त बना लिए हैं। मुझे एक बहुत प्यारी लड़की से मोहब्बत हो गई है और कुदरती है कि मैं उससे शादी करने को बेताब हूँ। इतने बेताब कि तुम चाहोगे कि इससे पहले कि उसका परिवार तुम्हारे बारे में कुछ पता लगा सके शादी हो जाए। आइरिस मार्ले एक अमीर लड़की है। एंथनी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, जहाँ पैसा होता है परिवार बुरी तरह दखलंदाज हो जाते हैं, और आइरिस मेरे गंदे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। सच कहूँ तो मैं चाहूँगा कि वह न ही जाने। मुझे डर है कि वह सब कुछ जानने वाली है। अफसोस, एंथनी बोला। शायद तुम्हें एहसास नहीं, एंथनी ने हंसकर टोक दिया। ओह, मैं खाली जगह भर सकता हूँ। रोज़मेरी बार्टन मेरे गुनाह भरे अतीत के बारे में जानती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जॉर्ज बार्टन को मुझ पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब मैं आइरिस के पैसे के पीछे हूँ। सब ठीक है और मेल भी खाता है, मगर तुम्हारे पास जर्रे भर का सबूत भी नहीं। रेस ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर उठकर खड़ा हो गया। जो भी मैंने कहा सच है, वह बोला, मगर वह सब गलत है। एंथनी उसे बारीकी से देखता रहा। क्या गलत है? तुम गलत हो। रेस कमरे में चहलकदमी करने लगा। जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था ये सब मेल खा रहा था, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देख लिया है तो ये नहीं चलेगा। तुम धोखेबाज नहीं हो, और अगर तुम धोखेबाज नहीं हो तो तुम हमारे जैसे ही हो। मैं सही हूं ना? एंथनी ने खामोशी से उसे देखा, एक मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर फैलती हुई। फिर वह धीमे से गुनगुनाने लगा। For the colonel's lady and Judy O'Grady are stars under the skin. हाँ, अजीब है, अपने जैसों का कैसे पता चल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे मिलने से बचता रहा। मुझे डर था कि तुम समझ जाओगे कि मैं कैसा हूँ। यह ज़रूरी था कि कोई न समझ पाए। ज़रूरी था कल तक। अब खुदा का शुक्र है कि शुरुआत हो चुकी है। हमने अंतर्राष्ट्रीय तोड़फोड़ करने वालों को जाल में जकड़ लिया है। मैं इस योजना पर 3 साल से काम कर रहा हूँ। कभी किसी मीटिंग में जाकर, मजदूरों के साथ आंदोलन करके, अपने लिए सही तरह का नाम कमाकर। आखिर में तय हुआ कि मैंने अहम काम किया है और मुझे जेल भेज दिया जाना चाहिए। अगर मुझे अपने आप को सच्चा साबित करना था तो काम असली लगना चाहिए था। जब मैं बाहर आया तो सब कुछ तेज़ी से होने लगा। धीरे धीरे मैं इस सब के बीचों बीच आ गया। केंद्रीय यूरोप से चलने वाला एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। मैं उनका एजेंट बनकर ही लंदन आया और क्लैरिजेस में ठहरा। मुझे आदेश था कि मैं लॉर्ड ड्यूसबरी के साथ दोस्ती करूं। यही तरकीब थी एक शौकीन आदमी। रोज़मेरी से मैं अपने इसी आकर्षक आदमी वाले अवतार में मिला। अचानक मैं यह जानकर डर गया कि वह जानती थी कि मैं अमेरिका में टोनी मोरेली के नाम से जेल में था। मैं उसके लिए डर गया था। जिन लोगों के लिए मैं काम करता था वह बिना एक पल भी हिचके उसे मरवा देते अगर उन्हें लगता कि वह ये जानती थी। मैंने उसे डराकर खामोश बने रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। रोज़मेरी अविवेकी थी। मैंने सोचा कि उससे दूर हो जाना ही बेहतर है, और तब मैंने आइरिस को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा और मैंने कसम खाई कि अपना काम खत्म होते ही मैं वापस आकर उससे शादी कर लूँगा। जब मेरे काम का ज़्यादा सक्रिय हिस्सा खत्म हो गया तो मैं वापस आ गया और आइरिस से मिला, मगर उसके घर से दूर ही रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वे मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी करना चाहेंगे और मुझे कुछ और वक्त के लिए छुपकर रहना था। लेकिन मुझे आइरिस के लिए फ़िक्र होने लगी। वह बीमार और डरी हुई लगने लगी थी और जॉर्ज बार्टन अजीब ढंग से पेश आ रहा था। मैंने जोर लगाया कि वह वहाँ से चली आए और मुझसे शादी कर ले। उसने इनकार कर दिया। शायद वह सही थी, और तब मुझे इस पार्टी में बुला लिया गया।
जब हम खाने के लिए बैठे तभी जॉर्ज ने बताया कि तुम आने वाले हो। मैंने जल्दी से कहा कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो गई जिसे मैं जानता था और हो सकता है मुझे जल्दी जाना पड़े। दरअसल मैंने एक ऐसा आदमी देखा था जिसे मैं अमेरिका में जानता था, मंकी कोलमैन। हालांकि उसे मैं याद नहीं था, लेकिन मैं सच में तुमसे मिलने से बचना चाहता था। मैं अभी भी अपने काम पर था। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जॉर्ज मर गया। मेरा, उसकी या रोज़मेरी की मौत से कोई सरोकार नहीं। मैं नहीं जानता उन्हें किसने मारा। कोई ख्याल भी नहीं? या तो वेटर रहा होगा या मेज़ पर बैठे 5 लोगों में से कोई एक। मुझे नहीं लगता कि वेटर था। मैं नहीं था, न ही आइरिस। सैंड्रा फैराडे हो सकती है, या स्टीफन फैराडे, या दोनों ही एक साथ। मगर सबसे ज्यादा दांव रूथ लेसिंग पर लगाया जा सकता है। इस ख्याल को साबित करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? नहीं, मुझे वही सबसे ज्यादा मुमकिन लगती है, मगर समझ नहीं आता उसने ये किया कैसे होगा। दोनों हादसों के वक्त वह मेज पर इस तरह बैठी थी कि उसका शैंपेन गिलास से छेड़छाड़ कर पाना नामुमकिन था। और कल रात जो हुआ उसके बारे में मैं जितना सोचता हूँ उतना ही नामुमकिन लगता है कि जॉर्ज को जहर दिया गया, फिर भी उसे जहर दिया गया था। एंथनी रुका। एक और चीज़ है जो मुझे परेशान करती है। क्या तुमको पता चल गया कि वो बेनाम खत किसने लिखे थे जिन्होंने उसे इस रास्ते पर डाला? रेस ने सिर हिलाकर इनकार किया। नहीं, मुझे लगा था कि मुझे पता लग गया है, मगर मैं गलत था। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि कहीं पर कोई है जो जानता है कि रोज़मेरी का कत्ल हुआ था। इसलिए अगर तुम होशियार नहीं रहते, अगली बार उसका कत्ल हो जाएगा। अध्याय 11। टेलीफोन पर मिली जानकारी से एंथनी को पता लग गया था कि ल्यूसिला ड्रेक 5 बजे एक पुरानी दोस्त के साथ चाय पीने के लिए बाहर जा रही थी। किसी भी अचानक होने वाली बात को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि ल्यूसिला का पर्स लेने के लिए वापस आना, छतरी साथ लेने का फैसला करना या जाते जाते दरवाजे पर ही किसी से बतियाना, एंथनी ने खुद एल्वेस्टन स्क्वायर पहुंचने का वक्त 5:25 रखा था। वह आइरिस से मिलना चाहता था, उसकी आंटी से नहीं। और ल्यूसिला की मौजूदगी के बारे में सब सुन लेने के बाद उसका अपनी प्रेमिका से बिना रुकावट बात कर पाने का मौका कम ही लगता था। एक नौकरानी ने उसे बताया वह बेटी आर्किडेल जैसी गुस्ताख मगर तमीज़ वाली नहीं थी कि मिस आइरिस अभी अभी आई थी और स्टडी में थी। एंथनी ने मुस्कुराकर कहा, तकलीफ मत करो, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूँगा, और उसके पास से गुजरकर स्टडी के दरवाजे तक चला गया। उसके दाखिल होते ही आइरिस हड़बड़ाकर घूमी। ओह, तुम हो? वह जल्दी से उसके पास आ गया। क्या बात है डार्लिंग? कुछ नहीं। वह रुकी और फिर जल्दी जल्दी बोली, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि मैं एक गाड़ी के नीचे आते आते बची। मेरे ख्याल में मेरी ही गलती थी। मैं सोच में डूबी थी और पागल सी बिना ध्यान दिए सड़क पार कर रही थी कि तभी नुक्कड़ से एक कार तेजी से आई और मुझे मारते मारते रह गई। एंथनी ने उसे प्यार से झकझोरा। फिर कभी ऐसा मत करना आइरिस, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। ओह, तकरीबन एक गाड़ी के पहियों के नीचे आने के लिए नहीं, मगर उस वजह के लिए जो तुम्हें सड़कों पर ट्रैफिक के बीचों बीच पागल सी बना देती है। ऐसी क्या बात है डार्लिंग? कुछ खास बात है ना? आइरिस ने सिर हिलाकर हामी भरी। एंथनी की तरफ उठी हुई उसकी उदास आंखें डर से फैली हुई थीं और स्याह हो गई थीं। एंथनी इसका मतलब समझ गया, आइरिस के जल्दी जल्दी और आहिस्ता से कहने से पहले ही। मुझे डर लगता है। एंथनी ने मुस्कुराते हुए अपना शांत संतुलन वापस पा लिया। चलो, वह बोला, सुने क्या है? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एंथनी। सुनो, उन घटिया सनसनीखेज किताबों की हीरोइन की तरह मत बनो जो पहले ही अध्याय से ही किसी ऐसी बात से शुरुआत करती हैं जो वह बता नहीं सकती, बिना किसी वजह के, सिवाय इसके कि हीरो कुछ कर न सके और किताब 50,000 शब्दों तक खींचती रहे।
आइरिस ने एक हल्की सी फीकी मुस्कान दी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एंथनी, पर पता नहीं तुम क्या सोचोगे। मुझे मालूम नहीं तुम यकीन करोगे या नहीं। एंथनी ने हाथ उठाकर उंगलियों पर गिनना शुरू किया। 1 अवैध बच्चा, 2 ब्लैकमेल करने वाला प्रेमी, 3 आइरिस ने नाराज होकर टोका। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे दिल को राहत हुई, एंथनी ने कहा। अब बताओ इडियट। आइरिस के चेहरे पर फिर से बादल छा गए। इसमें हंसने वाली बात नहीं, ये उस रात के बारे में है। कहो। एंथनी की आवाज़ ऊंची हो गई। वह बोली, तुम आज सुबह तहकीकात के वक्त थे, तुमने सुना? वह रुकी। बहुत कम, एंथनी ने कहा। पुलिस सर्जन साइनाइड के बारे में तकनीकी बातें कर रहा था और जॉर्ज पर पोटेशियम साइनाइड के असर के बारे में, और पुलिस द्वारा दिए गए सबूत उस पहले इंस्पेक्टर द्वारा, कैंप नहीं, वही चुस्त मूछों वाला जिसने पहले लग्जमबर्ग आकर जिम्मेदारी संभाली थी, जॉर्ज के मुख्य क्लर्क द्वारा लाश की पहचान। फिर तहकीकात 1 हफ्ते के लिए रोक दी गई, तहकीकात करने वाले सीधे सादे अफसर द्वारा। मेरा मतलब इंस्पेक्टर से था, आइरिस बोली। उसने मेज़ के नीचे पड़े पोटेशियम साइनाइड के निशान लिए एक छोटे से पैकेट के बारे में बताया। एंथनी दिलचस्पी लेता हुआ लगा। हाँ, जाहिर है कि जिसने भी वह जहर जॉर्ज के गिलास में डाला था, उसने वो कागज़ मेज़ के नीचे फेंक दिया जिसमें साइनाइड था। सबसे आसान। वह खुद पर उसके पाए जाने का खतरा नहीं उठा सकती थी। उसे हैरानी हुई कि आइरिस बुरी तरह कांपने लगी। ओह नहीं एंथनी, ओह नहीं, ऐसा नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या है डार्लिंग? तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? आइरिस ने कहा। वह पैकेट मैंने मेज़ के नीचे फेंका था। एंथनी ने फटी हुई आंखों से उसे देखा। सुनो एंथनी, तुम्हें याद है किस तरह जॉर्ज ने वो शैंपेन पी और फिर वो सब हो गया? एंथनी ने सिर हिलाया। वह बहुत भयानक था, एक डरावने सपने जैसा। उस वक्त जब सब ठीक होता हुआ लग रहा था। मेरा मतलब है कि कैबरे के बाद जब रोशनियां जल उठीं, मुझे इतनी राहत महसूस हुई, क्योंकि वही वक्त था जब हमने रोज़मेरी को मरे हुए पाया था। और पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे मैं वह सब दोबारा होते हुए देखूंगी। मुझे लगा वह वहीं थी, मरी हुई मेज़ पर। डार्लिंग, ओह मैं जानती हूँ, सिर्फ घबराहट थी। जो भी था, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, और लगा जैसे आखिरकार सारी बात बीत चुकी थी और फिर से समझ नहीं आता कैसे कहूँ, जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं जॉर्ज के साथ नाचने लगी और लगा जैसे मुझे मज़ा आ रहा था, और फिर हम मेज़ पर वापस आ गए। और तब जॉर्ज अचानक रोज़मेरी की बातें करने लगा और हमें उसकी याद में जाम पीने को कहा, और फिर वह मर गया और सारा डरावना सपना वापस आ गया। मुझे जैसे लकवा मार गया। मैं कांपती हुई वहाँ खड़ी रही। तुम उसे देखने उधर को आए और मैं थोड़ा पीछे हट गई। वेटर आए और किसी ने डॉक्टर बुलाने को कहा। पूरा वक्त मैं जैसे बर्फ होकर खड़ी रही। तभी मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया और गालों पर आंसू बहने लगे, और मैंने रुमाल निकालने के लिए झटके से अपना पर्स खोला। बिना देखे मैं उसमें टटोलती रही, मगर रुमाल में कुछ फंसा था, कागज़ का एक सख्त तय किया हुआ टुकड़ा, जिस तरह के कागज़ में केमिस्ट से दवा का पाउडर मिलता है। लेकिन एंथनी, जब मैं घर से चली थी तो वह मेरे बैग में नहीं था। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। खाली बैग में मैंने खुद सब चीज़ें डाली थीं। एक कॉम्पैक्ट पाउडर, एक लिपस्टिक, मेरा रुमाल, मेरी कंघी, 1 शिलिंग और कुछ पेन्स। किसी ने वो पैकेट मेरे बैग में डाला था। उसने ही किया होगा। मुझे याद है कि कैसे रोज़मेरी के मरने के बाद उसके बैग में से भी वैसा ही पैकेट मिला था, और कैसे उसमें भी साइनाइड था। मैं डर गई एंथनी, मैं बुरी तरह डर गई। मेरी उंगलियां बेजान हो गईं और वो पैकेट मेरे रुमाल से फिसलकर मेज़ के नीचे गिर गया। मैंने उसे जाने दिया और मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कोई ये दिखाना चाहता था कि मैंने जॉर्ज को मारा था, लेकिन मैंने नहीं मारा था। एंथनी ने एक लंबी सीटी बजाई। और किसी ने तुम्हें नहीं देखा? आइरिस हिचकिचाई।
पक्का पता नहीं, वह धीरे से बोली। मेरा ख्याल है कि रूथ ने देख लिया था, लेकिन वह इतनी सुन्न सी लग रही थी कि पता नहीं उसने सच में देखा या नहीं, या शायद वह यूं ही बिना वजह मुझे एकटक देख रही थी। एंथनी ने एक और सीटी बजाई। ये तो मुश्किल खड़ी करने वाली बात है, वह बोला। आइरिस ने कहा, बद से बदतर होता जा रहा है। मैं इतनी डर गई हूं कि वो यानी पुलिस समझ जाएंगे। ताज्जुब है कि उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान क्यों नहीं थे। वो पहला काम यही करते कि उस पर पड़े उंगलियों के निशान लेते। मेरे ख्याल में इसलिए कि मैं उसे रुमाल में पकड़े थी। एंथनी ने सिर हिलाया। हाँ, किस्मत तुम्हारे साथ थी, मगर उसे मेरे बैग में कौन डाल सकता था? सारी शाम मेरा बैग मेरे पास था। इतना नामुमकिन नहीं जितना तुम समझती हो। जब कैबरे के बाद तुम डांस करने के लिए गईं तो तुमने बैग को मेज़ पर ही छोड़ दिया। उस वक्त किसी ने उसके साथ छेड़खानी की हो सकती है, और फिर वो सब औरतें भी थीं। क्या तुम उठकर नकल उतार कर मुझे बता सकती हो कि औरतें क्लोक रूम में कैसे पेश आती हैं? क्या आप लोग मिलकर बातें करती हैं या अलग अलग शीशों की ओर बढ़ जाती हैं? आइरिस सोचने लगी। हम सब एक ही मेज़ पर चली गई थीं, एक लंबा सा मेज़ जिसकी सतह शीशे की थी। हमने अपने बैग नीचे रख दिए और अपने चेहरों का मुआयना किया। तुम जानते हो। दरअसल तो मैं नहीं जानता, कहती रहो। रूथ ने चेहरे पर पाउडर लगाया और सैंड्रा ने अपने बाल थपथपाए और उनमें एक पिन लगाया, और मैंने अपनी लोमड़ी के चमड़े से बनी कैप उतारकर वहां तैनात औरत को थमा दी और देखा मेरे हाथ पर कुछ मैल लगी थी, मिट्टी का धब्बा, और मैं वॉश बेसिन तक चली गई, अपने बैग को शीशे की मेज़ पर छोड़कर। हाँ, मैंने हाथ धोए। मेरे ख्याल में रूथ अभी अपने बाल ठीक कर रही थी और सैंड्रा ने भी अपना क्लोक उतारकर पकड़ा दिया, और फिर वह शीशे तक वापस गई और रूथ ने आकर अपने हाथ धोए और मैंने मेज़ पर वापस जाकर अपने बालों को थोड़ा दुरुस्त किया। यानी उन दोनों में से कोई भी तुम्हारे बैग में कुछ डाल सकती थी बिना तुम्हारे देखे। हाँ, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती कि रूथ या सैंड्रा ने इस तरह की हरकत की होगी। तुम लोगों के बारे में ज़्यादा ही अच्छा सोचती हो। सैंड्रा तो इतनी ज़्यादा पुराने ज़माने के लोगों जैसी है कि अपने दुश्मनों को खूंटे से बांधकर जला देती, और रूथ जहर देकर ख़त्म कर डालने वाली, जैसी इस ज़मीन पर और कोई ना उतरी हो। अगर वह रूथ थी तो उसने कहा क्यों नहीं कि उसने मुझे जहर फेंकते हुए देखा था? यहाँ तुमने मुझे पकड़ लिया। अगर रूथ ने जानबूझकर साइनाइड तुम्हारे बैग में रखा था तो वह पूरा ध्यान रखती कि तुम उसे फेंक न पाओ। इसलिए लगता है कि रूथ नहीं थी। दरअसल वेटर पर ही सबसे ज़्यादा दांव लगाया जा सकता है। वेटर, सिर्फ अगर वेटर अनजाना होता, कोई खास उसी शाम के लिए रखा गया वेटर होता। लेकिन हमारे पास हैं ज्यूसेपी और पियर, और वे इस सब से मेल नहीं खाते। आइरिस ने सांस ली। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बता दिया है। अब और कोई जान नहीं पाएगा, है ना? सिर्फ तुम और मैं। एंथनी ने कुछ शर्मिंदगी से उसे देखा। ऐसा नहीं होने वाला आइरिस। सच तो ये है कि तुम इसी वक्त मेरे साथ टैक्सी में कैंप के पास चल रही हो। हम ये बात छुपा नहीं सकते। ओ नहीं एंथनी, वो सोचेंगे कि कत्ल मैंने किया है। वह ज़रूर ऐसा सोचेंगे अगर उन्हें बाद में पता चला कि तुम जमकर बैठी रहीं बिना ये सब बताए। तब तुम्हारा कुछ भी कहना बहुत हल्का लगेगा। अगर तुम इस वक्त अपनी मर्जी से बताती हो तो सकता है यकीन कर लिया जाए। प्लीज़ एंथनी। देखो आइरिस, तुम मुश्किल में हो, मगर और सब कुछ के अलावा सच नाम की चीज़ भी होती है। जब इंसाफ का सवाल होता है तो तुम जोखिम न उठाकर सिर्फ अपनी चमड़ी का बचाव नहीं कर सकती। ओह एंथनी, क्या तुम्हें ज़रूर इतना महान बनना है? ये, एंथनी बोला, एक ज़बरदस्त वार था। इसके बावजूद भी हम कैंप के पास जा रहे हैं इसी वक्त। मर्जी के बिना वह उसके साथ बाहर हॉल तक आई। उसका कोट एक कुर्सी पर फेंका पड़ा था। एंथनी ने उसे उठाकर आइरिस की ओर बढ़ाया ताकि वह उसे पहन ले।
आयरिस की आंखों में बगावत और डर दोनों थे, मगर एंथनी ने नरम पड़ने का कोई औसार नहीं दिखाया। वह बोला, हम स्क्वायर के आखिरी किनारे से टैक्सी लेंगे। वे जैसे ही हॉल के दरवाजे की ओर बढ़े, घंटी बजी और उन्होंने उसे बेसमेंट में बजते सुना। आयरिस चिल्लाकर बोली, मैं भूल गई थी, रूथ है। वह दफ्तर से जब दफन का इंतजाम करने निकली थी तो यहीं आ रही थी। वह परसों है। मैंने सोचा कि लुसीला आंटी के बाहर रहते हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह निपटा सकेंगे। वह सब कुछ इतना उलझा देती हैं। एंथनी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, नौकरानी से पहले ही, जो नीचे से भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई। ठीक है एवंस, आयरिस ने कहा और लड़की दोबारा नीचे चली गई। रूथ थकी हुई और अस्त व्यस्त लग रही थी। वह एक बड़ा सा अटैची केस पकड़ी थी। माफ़ करना, मुझे देर हो गई, मगर ट्यूब में आज भीड़ बहुत थी और फिर मुझे 3 बसों का इंतज़ार करना पड़ा। एक भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। एंथनी ने सोचा कि इस तरह माफ़ी मांगना काबिल रूथ जैसा नहीं था। एक और संकेत कि जॉर्ज की मौत उसकी अमानवीय कुशलता को भी हिला देने में कामयाब हो गई थी। आयरिस ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रही एंथनी। रूथ और मुझे सब काम से निपटना है। एंथनी ने सख्ती से कहा, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत अफसोस है मिस लेसिंग, आयरिस को इस तरह खींच ले जाने का, मगर ये वाकई ज़रूरी है। रूथ जल्दी से बोली, ठीक है मिस्टर ब्राउन, मैं मिसेस ड्रेक के साथ सब संभाल लूँगी जब वह आ जाएंगी। वह फीकी सी मुस्कुराई। आप जानते हैं, मैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरह संभाल लेती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम किसी को भी अच्छी तरह संभाल सकती हो मिस लेसिंग, एंथनी ने तारीफ में कहा। आयरिस, अगर तुम मुझे कुछ खास नुक्ते बताना चाहो। कोई नहीं है, मैंने ये सब मिलकर करने का सुझाव दिया था क्योंकि आंटी लुसीला हर 2 मिनट में अपना फैसला बदल लेती हैं और मुझे लगता था कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम्हें इतना कुछ करना पड़ा है। सच में मुझे परवाह नहीं दफन कैसा होता है। लुसीला आंटी को दफन पसंद है। लोगों को दफनाना तो पड़ता है, मगर मुझे उसे लेकर तमाशा करना पसंद नहीं। उन लोगों को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वे तो इस सब से दूर चले जाते हैं। मरने वाले वापस नहीं आते। रूथ ने जवाब नहीं दिया और आयरिस ने अजीब ढंग से चुनौती देते हुए दोहराया, मरने वाले वापस नहीं आते। चलो, एंथनी ने उसे खुले दरवाजे में से खींचते हुए कहा। स्क्वायर के साथ साथ धीरे धीरे चलती हुई एक टैक्सी आई। एंथनी ने उसे बुलाया और आयरिस को अंदर बैठाया। अब बताओ सुंदरी, ड्राइवर को स्कॉटलैंड जाने का आदेश देकर वह बोला, तुम्हें क्या लगता था हॉल में कौन था जो तुम्हें ये कहना बहुत ज़रूरी लगा कि मरे हुए लोग मरे हुए ही होते हैं, जॉर्ज या रोज़मरी? कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, बस मुझे दफन की रस्म से नफ़रत है, मैं बता रही हूँ। एंथनी ने गहरी सांस ली। ज़रूर, उसने कहा, मैं ज़रूर साइकिक हूँ। अध्याय 12। संगमरमर की सतह वाली एक छोटी सी गोल मेज़ पर 3 आदमी बैठे थे। कर्नल रेस और चीफ इंस्पेक्टर कैंप गाढ़े रंग की चाय पी रहे थे। एंथनी एक इंग्लिश कैफ़े की अच्छी मानी जाने वाली कॉफ़ी का प्याला पी रहा था। ये एंथनी का अपना ख्याल नहीं था, लेकिन वह ये सह रहा था ताकि बाकी दोनों की मीटिंग में उसे भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। एंथनी की शिनाख्त के बारे में मेहनत से खोजबीन करके चीफ इंस्पेक्टर कैंप उसे अपना साथी मानने के लिए राज़ी हो गया था। मुझे पूछो तो, अपनी चाय में चीनी के ढेले डालता हुआ चीफ इंस्पेक्टर बोला, इस केस में कभी मुकदमा नहीं चलेगा, हमें कभी सबूत नहीं मिलेंगे। तुम समझते हो नहीं? रेस ने पूछा। कैंप ने इनकार में सिर हिलाया और पसंद जाहिर करने के अंदाज में चाय का घूंट भरा। हमें जिस इकलौते सबूत के मिलने की उम्मीद थी वह था उन 5 में से किसी एक के साइनाइड को खरीदने या छूने का सबूत। मैं इसमें नाकामयाब रहा। ये उन मामलों में से एक रहेगा जहां आप जानते हैं कि ये किसने किया, लेकिन साबित नहीं कर सकते। तो आप जानते हैं किसने किया? एंथनी ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। मुझे अपने मन में पक्का यकीन है, लेडी अलेक्जेंड्रा फैराडे। तो ये तुम्हारा दावा है? रेस ने कहा। कारण? तुम्हें मिल जाएंगे।
मैं कहूँगा कि वह पागलपन की हद तक ईर्ष्यालु किस्म की है, तानाशाही चलाने वाली भी। इतिहास में उस महारानी जैसी एलिनर या जो भी, जिसने खूबसूरत रोजमंड की कुटी ढूंढकर उसे कटार या जहरे के प्याले में से एक चुनने को कहा था। बस इस मामले में, एंथनी बोला, उसने खूबसूरत रोजमेरी को कोई चुनाव नहीं दिया। चीफ इंस्पेक्टर केम्प कहता रहा, कोई मिस्टर बार्टन को आगाह कर देता है, उसे शक हो जाता है, और मैं तो कहूँगा कि उसका शक काफ़ी पक्का था। वह गांव में घर खरीदने की हद तक कभी नहीं जाता अगर उसने फैराडे पति पत्नी पर नज़र न रखनी होती। उसने ये बात लेडी अलेक्जेंड्रा पर काफ़ी हद तक जाहिर भी कर दी होगी, बार बार पार्टी की बात करके और इस बात पर जोर डालकर कि वे ज़रूर आएं। वह इंतज़ार करके पता लगाने वालों में से नहीं है। तानाशाह औरत, उसने जॉर्ज को ख़त्म कर दिया। तुम कहोगे कि ये सब कयास है और शख्सियत की बुनियाद पर है, मगर मैं कहूँगा कि जिस एक ही इंसान को मिस्टर बार्टन के गिलास में कुछ गिराने का मौका मिला था, वह सिर्फ उसके दाईं ओर बैठी औरत हो सकती थी। क्या किसी ने उसे ऐसा करते देखा? एंथनी ने पूछा। सही, कोई देख सकता था मगर नहीं देखा। अगर चाहो तो कह सकते हो कि वह काफ़ी चालाक निकली। जादूगरनी? रेस खांसा। उसने अपनी पाइप निकालकर उसे भरना शुरू कर दिया। एक छोटा सा नुक्ता। मान लिया कि लेडी अलेक्जेंड्रा तानाशाह बेहद ईर्ष्यालु और अपने पति से बेहद प्यार करने वाली थी। मान लिया कि वह हत्या करने से भी चूकेगी नहीं। क्या तुम समझते हो कि वह इस तरह की है कि फंसाने वाला सबूत एक लड़की के पर्स में डाल दे? एक बेगुनाह लड़की, याद रहे, जिसने कभी उसका नुकसान नहीं किया। क्या यह किडरमिंस्टर रवायत के मुताबिक है? इंस्पेक्टर केम्प बेचैनी से कुर्सी में कसमसाया और अपने चाय के प्याले में झांकने लगा। औरतें कुछ भी अनुचित नहीं करती, वह बोला, अगर तुम्हारा ये मतलब है तो। हकीकत में कई करती हैं, रेस ने कहा, मगर मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम बेचैन लग रहे हो। इस कश्मकश से बचने के लिए केम्प एंथनी का बचाव करने के भाव से उसकी ओर मुड़ा। वैसे मिस्टर ब्राउन, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अभी भी तुम्हें यही बुलाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तपाक से तुम मिस मार्ले को उसकी वो कहानी सुनाने के लिए यहाँ ले आए, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसा तपाक से करना ही था, एंथनी बोला। अगर मैं रुक जाता तो शायद उसे कभी नहीं लाता। बेशक वह आना नहीं चाहती थी, कर्नल रेस ने कहा। वह बेहद घबराई हुई है बेचारी, एंथनी बोला। मेरे ख्याल में कुदरती है। बहुत कुदरती, कहकर इंस्पेक्टर ने अपने लिए चाय का एक और प्याला उड़ेला। एंथनी ने एहतियात से कॉफ़ी का एक और घूंट भरा। मेरे ख्याल में हमने उसके दिल को काफ़ी राहत दी और वह खुशी खुशी घर चली गई। उम्मीद है, एंथनी बोला, कि दफन के बाद वह कुछ समय के लिए गांव में चली जाएगी। मेरे ख्याल में 24 घंटे की शांति और आंटी ल्यूसिला के लगातार बोलते रहने से दूर होना उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आंटी ल्यूसिला की ज़ुबान के अपने फ़ायदे हैं, रेस ने कहा। ऐसा सोचने के लिए तुम्हारा स्वागत है, केम्प बोला। अच्छा है कि मैंने उसके बयान की शॉर्टहैंड में कॉपी बनवाने का नहीं सोचा। अगर बनवाता तो बनाने वाला बेचारा हाथ दुखने के कारण अस्पताल में होता। खैर, एंथनी ने कहा, मैं कहता हूँ आप सही हैं चीफ इंस्पेक्टर, ये मानने में कि यह केस कभी अदालत तक नहीं पहुँचेगा। मगर ये तो तसल्ली बख्श अंजाम नहीं हुआ, और अभी भी एक चीज़ है जो हम नहीं जानते। जॉर्ज बार्टन को वो खत लिखकर किसने बताया कि उसकी बीवी का कत्ल किया गया था? हमें बिल्कुल पता नहीं वह शख्स कौन था। रेस ने पूछा। तुम्हें अभी भी वही शक है ब्राउन? रूथ लेसिंग? हाँ, मैं उसे ही मानता हूँ। आपने मुझे बताया था कि उसने आपके आगे कबूला था कि वह जॉर्ज से मोहब्बत करती थी। रोज़मेरी उसके लिए जहर थी। अचानक उसे रोज़मेरी से पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया और उसे पूरा यकीन था कि रोज़मेरी के रास्ते से हट जाने पर वह आसानी से जॉर्ज से शादी कर सकती थी। वो सब मैं मानता हूँ, रेस बोला। मैं मानता हूँ
कि रूथ लेसिंग में वह खामोश किस्म की काबिलियत है जो सोच समझकर कत्ल कर सकती है, और शायद उसमें रहम नहीं है जो कल्पना शक्ति से ही आता है। हाँ, मैं पहले कत्ल को मान लेता हूँ, लेकिन उसके दूसरा कत्ल करने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं उसके घबराकर उसी आदमी का खून करने की कल्पना नहीं कर सकता जिसे वह प्यार करती थी और जिससे वह शादी करना चाहती थी। एक और बात है जो उसे खारिज कर देती है। वह उस वक्त चुप क्यों रही जब उसने आयरिस को साइनाइड का पैकेट मेज के नीचे फेंकते देखा? शायद उसने उसे ऐसा करते देखा ही न हो। एंथनी ने कुछ झिझकते हुए सुझाव दिया। मुझे काफ़ी यकीन है कि उसने देखा था, रेस ने कहा। जब मैं उससे सवाल पूछ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही थी, और आयरिस मार्ले का खुद का मानना है कि रूथ लेसिंग ने उसे देखा था। चलो कर्नल, कैंप बोला, अब तुम्हारी खबर सुनते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारे पास है कुछ? रेस ने हाँ में सिर हिलाया। बता दो, जो सही है वो सही है। तुमने हमारी तो सुन ली और ऐतराज़ भी किए। रेस की आंखें गंभीरता से कैंप के चेहरे से एंथनी के चेहरे तक गईं और वहीं रुक गईं। एंथनी की भवें चढ़ गईं। अब ये मत कहना कि तुम अब भी समझते हो कि मैं ही सारी परेशानी की जड़ हूं। रेस ने आहिस्ता से सिर हिलाया। मैं तो ऐसी कोई वजह नहीं सोच सकता कि जॉर्ज बार्टन का खून तुमने किया है। मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है उसे किसने मारा, और रोज़मेरी बार्टन को भी। कौन है वो? रेस सोचता हुआ बोला। हैरानी की बात है कि कैसे हमने औरतों को ही चुना है शक करने के लिए। वह रुका और धीरे से बोला, मेरे ख्याल में गुनहगार आयरिस मार्ले है। एंथनी ने जोर से अपनी कुर्सी पीछे को धकेल दी। एक पल के लिए उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। फिर कोशिश करके उसने अपने पर काबू पाया। जब वह बोला तो उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था, मगर उसने जानबूझकर आवाज़ को हल्का और मजाक उड़ाने जैसा बना लिया। हर सूरत हमें ऐसा होने के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, उसने कहा। आयरिस मार्ले क्यों? और अगर ऐसा है तो वह खुद ही मुझे साइनाइड वाले कागज़ को मेज़ के नीचे फेंकने की बात क्यों बताएगी? क्योंकि, रेस बोला, वह जानती थी कि रूथ लेसिंग ने उसे ऐसा करते देख लिया था। एंथनी ने इस जवाब के बारे में सोचा, सिर एक तरफ झुकाए हुए। पास किया, वह बोला। तुम्हें उस पर शक हुआ ही क्यों? मोटिव, रेस ने कहा। रोज़मेरी को एक बहुत बड़ी दौलत मिली थी जिसमें आयरिस की हिस्सेदारी नहीं थी। हो सकता है वह बरसों से नाइंसाफ़ी के एहसास के साथ जूझ रही हो। वह जानती थी कि अगर रोज़मेरी बे औलाद मर गई तो वह तमाम दौलत उसी को मिलेगी, और रोज़मेरी उदास थी, नाखुश थी और फ्लू के बाद बेहद कमज़ोर। ऐसी दिमागी हालत में जब खुदकुशी का फैसला बिना सवाल किए मान लिया जाता। ठीक है, लड़की को शैतान करार दे दो, एंथनी बोला। शैतान नहीं, रेस ने कहा। एक और भी वजह है मेरे उस पर शक करने की, बहुत दूर की कौड़ी। विक्टर ड्रेक। विक्टर ड्रेक? एंथनी हैरानी से ताकने लगा। आपसी बैर। मैंने बिना वजह ल्यूसिला ड्रेक की बातें नहीं सुनी थीं। मैं मार्ले परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। विक्टर ड्रेक इतना कमज़ोर नहीं जितना दुष्ट। उसकी माँ दिमाग से कमज़ोर है और ध्यान लगाने में भी। हेक्टर मार्ले कमज़ोर, बुरा और शराबी। रोज़मेरी जज्बाती तौर पर डांवाडोल। कमज़ोरी, बुराई और अस्थिरता का ख़ानदानी इतिहास, कारण जो पहले से चले आ रहे थे। एंथनी ने सिगरेट सुलगाया। उसका हाथ कांप रहा था। क्या तुम ये नहीं मानते कि एक कमज़ोर या ख़राब डाली पर भी एक अच्छा फूल आ सकता है? बेशक आ सकता है, मगर मुझे यकीन नहीं कि आयरिस मार्ले एक अच्छा फूल है। और मेरे शब्द की कोई अहमियत नहीं, एंथनी धीरे से बोला, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जॉर्ज ने वो ख़त उसे दिखाए और वह घबरा गई और उसे मार डाला। ऐसा ही हुआ ना? हाँ, उसके मामले में तो घबराहट ही लागू होगी। और उसने जॉर्ज के शैम्पेन गिलास में जहर कैसे मिलाया?
मैं मानता हूँ कि ये मैं नहीं जानता। शुक्र है कि कुछ है जो तुम नहीं जानते। एंथनी ने अपनी कुर्सी पीछे को झुकाई, फिर आगे। उसकी आंखों में गुस्सा था और खतरे का संकेत भी। तुम में वाकई हिम्मत है मेरे सामने ये सब कहने के लिए। रेस धीरे से बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये बताना ज़रूरी था। कैंप दोनों को दिलचस्पी से देखता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह अनमनासा चम्मच से अपनी चाय को गोल गोल हिलाता रहा। ठीक है। एंथनी कुर्सी में सीधा होकर बैठ गया। सब कुछ बदल गया है। अब मेज़ के इर्द गिर्द बैठकर बेकार की चीज़ें पीने और अकादमिक बातें करने का सवाल नहीं रहा। इस मामले को सुलझाना ज़रूरी है। हमें सारी दिक्कतों को पार करके सच तक ज़रूर पहुंचाना है। ये मेरा ही काम है और मैं किसी न किसी तरह इसे करूँगा ही। जो बातें हमें नहीं पता उन्हें भी हल करना है, क्योंकि जब हम उनको जान जाएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं सारे मसले को दोबारा कहता हूँ। कौन जानता था कि रोज़मेरी का कत्ल हुआ था? जॉर्ज को किसने लिखकर ये बताया? उसने जॉर्ज को क्यों लिखा? अब खूनियों पर आते हैं। पहले वाले कत्ल को भूल जाओ, उसे बहुत देर हो चुकी है और हमें ठीक से पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन दूसरा ठीक मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने उसे होते हुए देखा, इसलिए मुझे पता होना चाहिए वह कैसे हुआ। जॉर्ज के गिलास में साइनाइड डालने का सबसे सही वक्त कैबरे के दौरान था, मगर तब वह नहीं डाला गया होगा क्योंकि उसने कैबरे के एकदम बाद अपने गिलास से घूंट पिया। मैंने उसे पीते हुए देखा। उसके पीने के बाद किसी ने गिलास में कुछ नहीं डाला, किसी ने उसके गिलास को नहीं छुआ। फिर भी अगली बार उसने गिलास में से पिया तो वह साइनाइड से भरा था। उसे जहर नहीं दिया जा सकता था, मगर दिया गया। उसके गिलास में साइनाइड था, मगर कोई उसे उसमें नहीं डाल सकता था। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, चीफ इंस्पेक्टर केम्प ने कहा। हाँ, एंथनी ने कहा, बात अब जादूगरी पर आ गई है, या किसी रूह के सामने आने पर। अब मैं रूह से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अंदाजे को बताता हूँ। जब हम डांस कर रहे थे, रोज़मेरी की रूह जॉर्ज के गिलास के पास मंडराती है और किसी जादू से पैदा हो गया साइनाइड उसमें डाल देती है। कोई भी रूह इलेक्ट्रोप्लाज्म से साइनाइड बना सकती है। जॉर्ज वापस आता है, उसके नाम का जाम पीता है और ओह भगवान! दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। वह मानसिक पीड़ा से इधर से उधर झूल रहा था। यही है, बैग, वेटर! वेटर? केम्प सावधान हो गया। एंथनी ने न में सिर हिलाया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं जो आपका है। एक बार मैंने सोचा भी था कि हमें एक वेटर की ज़रूरत थी, जो वेटर नहीं जादूगर हो। वेटर जिसे एक दिन पहले ही काम पर रखा गया हो। उसकी बजाय हमारे पास ऐसा वेटर था जो हमेशा से ही वेटर था, और एक छोटा वेटर जो वेटरों के खानदान से था, भोला भाला बच्चे सा वेटर जो शक से परे था, और वह अब भी शक से परे है, मगर उसने अपना हिस्सा निभा दिया। एंथनी ने एक टक उन्हें देखा। तुम समझे नहीं? एक वेटर शैंपेन में जहर मिला सकता था, मगर असली वेटर ने ऐसा नहीं किया। किसी ने जॉर्ज के गिलास को छुआ नहीं, फिर भी जॉर्ज को जहर दिया गया। जॉर्ज का गिलास और जॉर्ज, दो अलग अलग चीज़ें। और पैसा, ढेर सारा पैसा, और कौन जाने शायद मोहब्बत भी। मुझे ऐसे मत देखिए जैसे मैं पागल हूँ। चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। कुर्सी पीछे धकेल कर वह उठ खड़ा हुआ और केम्प को बाह से पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। केम्प ने अपने आधे भरे चाय के प्याले को अफसोस के साथ देखा। पैसे चुकाने हैं? नहीं, हम 1 मिनट में वापस आ जाएंगे। चलो, मुझे तुम्हें बाहर ले जाना है। चलो रेस। मेज़ को एक ओर सरकाकर वह उन्हें अपने साथ गलियारे में ले गया। वहाँ वो टेलीफोन बॉक्स देखते हो? हाँ। एंथनी ने अपनी जेबें टटोली। डैम, मेरे पास 2 पेंस नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं अपना फैसला बदलकर उस तरह से नहीं करना चाहूँगा। वापस चलो। वे कैफ़े में लौट गए। पहले केम्प, पीछे पीछे रेस, एंथनी का हाथ उसकी बाह पर। केम्प ने बैठकर अपना पाइप उठाया तो उसके माथे पर बल थे। उसने सावधानी से उसमें फूंक मारी
और एक सुई से उसे साफ करने लगा जो उसने अपनी वेस्टकोट की जेब से निकाली। रेस बौखलाया सा भौहें चढ़ाकर एंथनी को देख रहा था। पीछे को होकर उसने अपना प्याला उठाया और बची हुई चाय पीकर उसे खाली कर दिया। डैम! वह जोर से बोला, इसमें तो शक्कर है। उसने मेज के पार एंथनी की धीरे धीरे फैलती मुस्कान को देखा। हेलो, अपने प्याले से घूंट भरकर रेस बोला, ये क्या है? कॉफ़ी, एंथनी ने कहा। मुझे नहीं लगता तुम्हें पसंद आएगी। मुझे भी नहीं आई थी। अध्याय 13। एंथनी को अपने दोनों साथियों की आंखों में बात समझ आ जाने की चमक देखकर खुशी हुई। उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रही क्योंकि झटके से उसे एक और ख्याल आ गया। वह जोर से बोल पड़ा, हे भगवान, वो कार! वह उछल खड़ा हुआ। मैं बेवकूफ था, इडियट। उसने मुझे बताया था कि वह एक कार के नीचे आते आते बची और मैंने ध्यान से सुना ही नहीं। चलो जल्दी, कैंप बोला। उसने कहा था कि स्कॉटलैंड यार्ड से निकलकर वह सीधी घर जा रही थी। हाँ, मैं उसके साथ क्यों नहीं चला गया? घर में कौन है? वहाँ रूथ लेसिंग थी, मिसेस ड्रेक का इंतजार करती हुई। हो सकता है कि वो दोनों अभी भी दफन के बारे में ही बात कर रही हों। इसके अलावा कोई भी और बात करती हुई अगर मैं मिसेस ड्रेक को जानता हूँ, रेस बोला। फिर अचानक जोड़ा, क्या आयरिस मार्ले के कोई और रिश्तेदार हैं? मेरी जानकारी में तो नहीं। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ तुम्हारी सोच तुम्हें किस तरफ ले जा रही है, लेकिन क्या यह जिस्मानी तौर पर मुमकिन है? मेरे ख्याल में है। खुद ही सोचो, एक ही इंसान के कहने पर कितना कुछ मान लिया गया है। तुम समझते हो कि बहुत बड़ा खतरा है मिस मार्ले को? हाँ, मैं यही समझता हूँ। एंथनी ने मुंह में ही कुछ कहा और एक टैक्सी को आवाज़ दी। तीनों आदमी उसमें बैठ गए और ड्राइवर से जल्दी एल्वेस्टन स्क्वायर पहुंचने को कहा। कैंप धीरे से बोला, मुझे अभी तक सिर्फ मोटे तौर पर समझ आया है, इससे फैराडे तो बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। सही, उसके लिए भगवान का शुक्र है, लेकिन दोबारा कोशिश तो नहीं होगी ना इतनी जल्दी? जितनी जल्दी हो उतना बेहतर, रेस ने कहा। हमारे दिमाग सही दिशा में दौड़ सकें उससे पहले। थर्ड टाइम लकी यही होगा। फिर जोड़ा, आयरिस मार्ले ने मुझे मिसेस ड्रेक के सामने बताया था कि जब भी तुम चाहोगे वह तुमसे शादी कर लेगी। वे लोग रह रहकर झटकों में बातें करते रहे क्योंकि टैक्सी ड्राइवर उन्हीं से रास्ता पूछ रहा था और बड़े जोश से तेजी के साथ मोड़ काट रहा था और ट्रैफिक के बीच में से निकल रहा था। आखिरी बार तेजी से एल्वेस्टन स्क्वायर जाकर एक ज़बरदस्त झटके से घर के सामने आ खड़ा हुआ। एल्वेस्टन स्क्वायर इतना शांत कभी नहीं लगा। एंथनी ने कोशिश करके अपना बेपरवाह अंदाज लौटा लिया और आहिस्ता से बोला, बिल्कुल फिल्मों की तरह अपना आप बेवकूफ़ सा लगता है। वह सबसे ऊपर की पायदान पर खड़ा घंटी बजा रहा था जब रेस ने टैक्सी वाले का हिसाब किया और कैंप भी सीढ़ियां चढ़कर उसके पीछे आ गया। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। एंथनी ने तेज़ी से कहा, मिस आयरिस लौट आई हैं क्या? इवंस कुछ हैरान दिखी। जी हाँ सर, वह आधा घंटा पहले आ गई थीं। एंथनी ने राहत की सांस ली। घर में सब कुछ इतना शांत और हमेशा जैसा था कि उसे अपने कुछ देर पहले वाले नाटकीय डर पर शर्मिंदगी हुई। कहाँ है वह? मेरे ख्याल में वह मिसेस ड्रेक के साथ ड्राइंग रूम में है। एंथनी सिर हिलाकर आराम से कदम भरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। रेस और कैंप उसके ठीक पीछे। ड्राइंग रूम में शेड लगी बिजलियों की रोशनियों में ल्यूसिला ड्रेक छोटे शिकारी कुत्ते की उम्मीद भरी तल्लीनता से कुछ खोज रही थी। कुछ बुदबुदा भी रही थी जो सुना जा सकता था। डियर डियर, मैंने मिसेस मर्शम की चिट्ठी कहाँ रख दी? ज़रा देखने दो मुझे। आयरिस कहाँ है? एंथनी ने अचानक ही पूछा। ल्यूसिला घूमी और एकटक ताकने लगी। आयरिस? वह माफ़ करना। वह सीधी खड़ी हो गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम हो कौन? रेस एंथनी के पीछे से निकलकर आगे आया और ल्यूसिला का चेहरा साफ हो गया। उसने ये नहीं देखा था कि कमरे में आने वाला तीसरा आदमी चीफ इंस्पेक्टर कैंप था। ओह डियर कर्नल रेस,
तुमने कितनी मेहरबानी की कि आ गए, मगर काश तुम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते। मैं दफन के इंतज़ाम के बारे में तुमसे मशवरा करना चाहती। एक मर्द की सलाह कितनी कीमती, और सच में मैं इतनी परेशान थी। जैसा मिस लेसिंग से कहा कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी, और मैं ज़रूर कहूँगी कि मिस लेसिंग ने पहली बार बहुत हमदर्दी दिखाई और मेरे कंधों का बोझ हल्का करने के लिए कुछ भी करने की पेशकश की। सिर्फ जैसा कि उसने समझदारी से कहा, कुदरती है कि मुझे ही पता होना चाहिए कि जॉर्ज के पसंदीदा भजन कौन से थे। ऐसा नहीं कि मुझे वाकई पता है, क्योंकि जॉर्ज चर्च ज़्यादा जाता ही नहीं था, लेकिन एक पादरी की पत्नी, मेरा मतलब है बेवा होने के नाते, मुझे पता है कि उस मौके के लिए क्या सही है। रेस ने पल भर की चुप्पी का फायदा उठाकर पूछा, मिस मार्ले कहाँ हैं? आइरिस, वह कुछ देर पहले आई थी। उसने कहा कि उसे सिरदर्द था और सीधी अपने कमरे में जा रही थी। जानते हो, आजकल की लड़कियों में ज्यादा जान नहीं होती। वे पालक काफी मिकदार में नहीं खाती, और आइरिस दफन के इंतजाम की बात करना तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन आखिरकार किसी को तो ये काम करने हैं, और ये एहसास होना भी जरूरी है कि सब कुछ बेहतरीन ढंग से किया गया है और मरने वालों को पूरी इज्जत दी गई है। ऐसा नहीं कि मुझे मोटर वाली अर्थी ज्यादा इज्जत देने वाली लगती है, अगर आप समझे मैं क्या कह रही हूँ। लंबी काली पूंछ वाले घोड़ों जैसी नहीं, लेकिन बेशक मैंने एकदम कहा कि ठीक था। और रूथ, मैंने उसे रूथ कहा, मिस लेसिंग नहीं, और मैं अच्छी तरह संभाल रही थी, और वह यानी रूथ हम पर सब कुछ छोड़ सकती थी। केम्प ने पूछा, मिस लेसिंग चली गई क्या? हाँ, हमने सब कुछ तय कर लिया, और मिस लेसिंग तकरीबन 10 मिनट पहले चली गई। अखबारों में दी जाने वाली खबर वह अपने साथ ले गई। कोई भूल नहीं इन हालात में, और सर्विस कैनन वेस्टबरी को करनी है। वह बोलती रही, और एंथनी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ता रहा। वह कमरे से बाहर जा चुका था जब ल्यूसिला ने अपनी कथा रोककर कहा, वह नौजवान कौन था जो आपके साथ आया था? पहले मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आप उसे साथ लाए हैं। मैंने सोचा शायद वो उन भयानक रिपोर्टरों में से एक होगा। हमें उनके साथ इतनी परेशानी हुई। एंथनी दौड़कर सीढ़ियां चढ़ रहा था। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर घुमाया और चीफ इंस्पेक्टर केम्प पर मुस्कुराया। तुमने भी उसे छोड़ दिया, बेचारा रेस, केम्प बड़बड़ाया। वह सब कुछ इतनी अच्छी तरह करता है, मेरी इस बात में नेकनामी नहीं। वे दूसरी मंजिल पर थे और तीसरी पर जाने ही वाले थे जब एंथनी ने पैरों की हल्की सी आहट नीचे उतरती हुई सुनी। उसने केम्प को करीब ही एक खाली गुसलखाने में खींच लिया। पदचाप सीढ़ियों से नीचे चली गई। एंथनी बाहर निकला और ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ा। वह जानता था आइरिस का छोटा सा कमरा पीछे की तरफ था। उसने हल्के से दरवाज़ा थपथपाया। हेलो आइरिस। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा खटखटाया और आवाज़ दी। फिर हैंडल को घुमाया, मगर दरवाजे को बंद पाया। अब उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। आइरिस, आइरिस! एक दो पल बाद वह रुक गया और नीचे की ओर देखा। वह एक पुरानी ऊनी कालीन पर खड़ा था जो तेज़ हवा के झोंकों को बेअसर करने के लिए दरवाज़ों के बाहर बिछा दिए जाते हैं। ये वाला एकदम दरवाजे के साथ सटा हुआ कुछ ऊपर को था। एंथनी ने उसे पैर से ठोकर मारकर परे कर दिया। दरवाजे के निचले हिस्से में काफ़ी खाली जगह थी। उसने अनुमान लगाया कि कभी इसे सही नाप का कालीन लगाने के लिए काटा गया होगा, लकड़ी के बदरंग तख्तों के बजाय। उसने दरवाजे के ताले के छेद में से झांका, मगर कुछ देख नहीं पाया। लेकिन अचानक सिर उठाकर उसने सूंघा, फिर सीधा लेटकर दरवाजे के नीचे वाली खाली जगह से नाक लगा दिया। उछलकर खड़े होकर वह चिल्लाया, कैंप! चीफ इंस्पेक्टर कहीं नजर नहीं आया। एंथनी दोबारा चिल्लाया। जो भी हो, रेस भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया। एंथनी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। खुद ही बोला, गैस तेजी से निकल रही है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रेस की कदकाठी ताकतवर थी। उसने और एंथनी ने अड़चन को जल्दी से दूर कर दिया। टूटने चटकने की आवाज के साथ ताला टूट गया। एक पल के लिए वो पीछे हट गए। फिर रेस बोला, वो वहां है, अंगीठी के पास। मैं अंदर घुसकर खिड़की तोड़ता हूं, तुम उसे ले आओ। आइरिस मार्ले गैस से जलने वाली आग के पास लेटी थी। उसका मुंह और नाक जहां से गैस निकल रही थी उसी ओर।
एक ही मिनट बाद घुटते दम के साथ बड़बड़ाते हुए एंथनी और रेस ने बेहोश लड़की को उतराई वाले फर्श पर लिटा दिया, गलियारे की खिड़की से आती तेज हवा में। रेस बोला, मैं इसे ठीक करता हूँ, तुम जल्दी से किसी डॉक्टर को लाओ। एंथनी सीढ़ियों से नीचे भागा। रेस ने पीछे से आवाज लगाई, फिक्र मत करो, मुझे लगता है यह ठीक हो जाएगी, हम वक्त पर पहुंच गए। हॉल में जाकर एंथनी ने टेलीफोन पर बात की, ल्यूसिला ड्रेक के उद्गारों की बाधा के बीच। आखिरकार वह राहत की सांस के साथ टेलीफोन से हटा। मगर मेरा जानना जरूरी है कि हुआ क्या है, क्या आइरिस बीमार है? ल्यूसिला आखिरी बार बिलखी। एंथनी ने कहा, वह अपने कमरे में थी, दरवाजे का ताला बंद, उसका सिर गैस वाली अंगीठी में और गैस पूरी खुली हुई। आइरिस! मिसेस ड्रेक जोर से चीखी, आइरिस ने खुदकुशी कर ली, मैं यकीन नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। एंथनी की मुस्कान की हल्की सी छाया लौट आई। आपको यकीन करने की जरूरत नहीं, वह बोला, यह सच नहीं है। अध्याय 14। और अब मेहरबानी करके टोनी, क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगे? आइरिस सोफे पर लेटी थी और लिटिल प्रायर्स की खिड़कियों के बाहर नवंबर की तेज धूप खिली थी। एंथनी ने सामने खिड़की की चौखट पर बैठे रेस की तरफ देखा और लुभावने ढंग से हंसा। मुझे ये मानने में बुरा नहीं लग रहा आइरिस कि मैं इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं जल्दी ही किसी को यह नहीं बताऊंगा कि मैं कितना अक्लमंद रहा तो मैं फट जाऊंगा। इस बयान में कोई नम्रता नहीं होगी। मैं बेशर्मी से अपनी तूती बजाऊंगा ताकि सही मौक़ों पर रुक रुक कर तुम कह सको, एंथनी तुम कितने अक्लमंद निकले, या टोनी क्या कमाल, या ऐसा ही कुछ। नाटक अब शुरू होता है। ये रहा। अपने आप में सारी बात बहुत आसान दिखती थी। मेरा मतलब है कि देखने में तो यह कॉज एंड इफ़ेक्ट का मामला लगता था। रोज़मेरी की मृत्यु, जिसे उस वक्त खुदकुशी मान लिया गया था, खुदकुशी नहीं थी। जॉर्ज को शक हो गया, वह खोज करने लग गया। शायद सच के पास पहुंच भी रहा था, मगर कातिल को बेनकाब करने से पहले ही उसका भी कत्ल हो गया। पूरा सिलसिला, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो बिल्कुल साफ लगता है। लेकिन उसी वक्त हमें असंगतियां भी नजर आईं, जैसे कि क, जॉर्ज को जहर दिया ही नहीं जा सकता था। ख, जॉर्ज को जहर दिया गया था। क, जॉर्ज के गिलास को किसी ने नहीं छुआ था। ख, जॉर्ज के गिलास के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दरअसल मैं एक ज़रूरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अलग अलग मिल्कियत। जॉर्ज का कान है क्योंकि वह उसके सिर के साथ लगा है और बिना ऑपरेशन के हटाया नहीं जा सकता। मगर जॉर्ज की घड़ी, कहने से मेरा मतलब सिर्फ उस घड़ी से है जो जॉर्ज ने पहनी है। यहाँ ये सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या वह उसी की है या किसी ने उसे उधार दी है। और जब मैं जॉर्ज के गिलास या जॉर्ज के चाय के प्याले पर आता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरा मतलब साफ नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ उस ग्लास या प्याले से है जिसमें से वह हाल ही में पीता रहा है और जिसमें ऐसा कुछ नहीं जो उसे उसी नमूने के और कई प्यालों या गिलासों से अलग कर सके। ये समझाने के लिए मैंने एक प्रयोग किया। रेस बिना शक्कर की चाय पी रहा था, केम्प शक्कर वाली चाय पी रहा था और मैं कॉफ़ी पी रहा था। देखने में तीनों पेय तकरीबन एक ही रंग के लग रहे थे। हम एक छोटे से संगमरमर की सतह वाले गोल मेज़ पर बैठे थे। आसपास और कई संगमरमर की सतह वाले गोल मेज़ थे। अचानक दिमाग में कोई ख्याल आ जाने के बहाने से मैं उन दोनों को उठाकर गलियारे में ले गया। जाते हुए कुर्सियों को सरकाकर और केम्प की पाइप जो उसकी प्लेट के पास पड़ी थी उसे भी अपनी प्लेट के पास सरका दिया, बिना उसके मुझे ऐसा करते हुए देखने के। जैसे ही हम बाहर पहुंचे मैंने कोई बहाना बनाया और हम वापस आ गए। केम्प हमसे कुछ आगे। उसने कुर्सी मेज़ के पास खींची और उस प्लेट के सामने बैठ गया जिसके पास पाइप पड़ी थी, जिसे वह वहाँ छोड़ गया था। पहले की तरह रेस उसके दाएं बैठ गया और मैं उसके बाएं। मगर ध्यान दो कि क्या हुआ था। नई क और ख असंगतियाँ। क,
रेस के प्याले में शक्कर है, ख कैंप के प्याले में कॉफ़ी है। दोनों बातें दोनों ही सही नहीं हो सकती, मगर वो दोनों सही हैं। कैंप जो प्याला मेज़ पर छोड़कर गया था और जो प्याला उसे वापस आने पर मिला, दोनों एक ही नहीं हैं। और आइरिस, उस रात लग्जमबर्ग में यही हुआ। कैबरे के बाद जब तुम सब नाचने के लिए गए, तुमने अपना बैग नीचे गिरा दिया। एक वेटर ने उसे उठाया, असली वेटर ने नहीं जो उस मेज़ पर तैनात था और जानता था तुम कहाँ बैठी थीं, मगर किसी वेटर ने, जल्दी जल्दी में एक घबराया हुआ वेटर जिसे हर कोई धमका रहा था और जो चटनी लेकर भागा जा रहा था और जिसने जल्दी से झुककर बैग उठाया और उसे एक प्लेट के पास रख दिया, असल में जहाँ तुम बैठी थीं उसके बाईं ओर पड़ी प्लेट के पास। जॉर्ज और तुम सबसे पहले वापस आए और तुम बिना सोचे उस जगह जा बैठी जहाँ तुम्हारा बैग था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैंप जा बैठा था जहाँ उसकी पाइप पड़ी थी। जॉर्ज उस जगह बैठ गया जो उसने सोचा उसकी थी, तुम्हारी दाईं ओर। और जब उसने रोज़मेरी की याद में एक जाम की पेशकश की तो उसने उस गिलास से जाम पिया जो उसे लगा कि उसका था, मगर असल में तुम्हारा गिलास था, जिस गिलास में आसानी से जहर मिलाया जा सकता था बिना किसी जादूगरी के, क्योंकि जिस एक इंसान ने कैबरे के बाद जाम नहीं पिया वह तो वही था जिसकी सेहत के लिए जाम पिया जा रहा था। अब पूरी बात को दोबारा देखो तो सारा इंतज़ाम बदल जाता है। होने वाली शिकार तुम हो, जॉर्ज नहीं। लगता है जैसे जॉर्ज को इस्तेमाल किया गया। अगर सब कुछ गलत नहीं हो जाता तो दुनिया क्या कहानी देखती। 1 साल पहले हुई पार्टी का दोहराया जाना, और दोहराया जाना खुदकुशी का। जाहिर है कि लोग कहते कि इस परिवार में ही खुदकुशी करने की तरफ झुकाव था। छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिसमें साइनाइड था तुम्हारे बैग में पाया जाना, साफ केस। बेचारी लड़की अपनी बहन की मृत्यु को लेकर सोच में डूबी रहती थी। अफसोस की बात, मगर ये अमीरजादियाँ कभी कभी पागल सी होती हैं। आइरिस ने उसे टोका। वह चिल्लाई, लेकिन कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा? क्यों? कौन? वह सारी लुभावनी दौलत मेरी परी, दौलत दौलत दौलत। मरने के बाद रोज़मेरी का पैसा तुम्हें मिला था। अब मान लो कि तुम भी मर जाती बिन ब्याही, उस पैसे का क्या होता? जवाब है कि वह तुम्हारी निकटतम रिश्तेदार को मिलता, तुम्हारी आंटी ल्यूसिला ड्रेक को। सब हाल जान लेने के बाद मैं ल्यूसिला ड्रेक के पहला कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या कोई और था जिसे फ़ायदा होता? हाँ, बेशक, विक्टर ड्रेक। अगर ल्यूसिला को दौलत मिलती है तो वह एक तरह से विक्टर को ही मिलती। विक्टर ये तो पक्का कर लेता। वह हमेशा से ही अपनी माँ के साथ अपनी मर्जी चलाने में कामयाब रहा और विक्टर को पहले कातिल के रूप में देखने में कोई दिक्कत नहीं। लगातार केस की शुरुआत से ही विक्टर की बातें होती रही हैं, उसका जिक्र वह करीब ही रहा है, एक दुष्ट छाया सा। लेकिन विक्टर तो अर्जेंटीन में है, वह 1 साल से ज़्यादा से दक्षिण अमेरिका में है। सच में? अब हम उस पर आते हैं जो हर कहानी का बुनियादी कथानक कहलाता है। लड़की लड़के से मिली। जब विक्टर रूथ लेसिंग से मिला तब ये खास कहानी शुरू हुई। विक्टर ने उसे जकड़ लिया। मुझे लगता है रूथ बुरी तरह उसके प्यार में पड़ गई होगी। ये खामोश रहने वाली, समझदार, कानून को मानने वाली औरतें अक्सर काफ़ी बुरे आदमियों के प्यार में फंस जाती हैं। पल भर के लिए सोचो और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि विक्टर के दक्षिण अमेरिका में होने का सारा सबूत रूथ का बयान है। कभी उसके सही होने के बारे में जानने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि वह कभी असली मुद्दा था ही नहीं। रूथ ने रोज़मेरी की मृत्यु से पहले बताया कि उसने विक्टर को SS क्रिस्टोबल पर अलविदा कहा। रूथ ही थी जिसने जॉर्ज की मौत वाले दिन सुझाया कि ब्यूनस आयर्स टेलीफोन किया जाए और बाद में टेलीफोन वाली लड़की को नौकरी से निकाल दिया, जो बिना किसी इरादे के बता सकती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बेशक अब पता लगाना आसान था। विक्टर ड्रेक 1 साल पहले रोज़मेरी की मृत्यु के 1 दिन बाद ब्यूनस आयर्स पहुंचा। जॉर्ज की मृत्यु वाले दिन ब्यूनस आयर्स में ओगिल्वी की रूथ से विक्टर के बारे में टेलीफोन पर कोई बात नहीं हुई
और विक्टर कुछ हफ्ते पहले ही ब्यूनस आयर्स से न्यूयॉर्क के लिए चला गया था। उसके लिए बहुत आसान था किसी एक दिन अपने नाम से एक तार भेजना, पैसों के लिए तकाजा करने वाला तार, जो इस बात का सबूत था कि वह हजारों मील दूर था, जिसकी बजाय वह कहो एंथनी। जिसकी बजाय एंथनी ने बेहद खुशी से कहानी के चरम की ओर बढ़ते हुए कहा, वह लग्जमबर्ग में हमारी मेज़ के साथ वाली मेज़ पर बैठा था, एक सुनहरे बालों वाली सुंदरी के साथ जो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वह भद्दा आदमी नहीं। धब्बेदार पीली रंगत और सुर्ख लाल आंखें पाना काफ़ी आसान है और उनसे एक आदमी में बहुत फ़र्क दिखता है। दरअसल हमारी पार्टी में सिर्फ मैं एक था, रूथ लेसिंग को छोड़कर, जिसने विक्टर को देख रखा था और मैंने उसे कभी उस नाम से नहीं जाना था। वैसे भी मैं उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। जब हम अंदर आ रहे थे तो बाहर कॉकटेल लाउंज में मुझे लगा था कि मैंने एक आदमी को पहचाना जिसे मैं अपनी कैद के दिनों में जानता था, मंकी कोलमैन। लेकिन चूंकि अब मैं शराफत की जिंदगी जी रहा था, मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे पहचाने। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मंकी कोलमैन का इस जुर्म से कोई सरोकार था, ये और भी कम कि वह और विक्टर ड्रेक एक ही आदमी थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसने यह कैसे किया। कर्नल रेस ने कहानी आगे बढ़ाई। दुनिया में सबसे आसान तरीके से। जब कैबरे हो रहा था, वह टेलीफोन करने बाहर गया, हमारे मेज़ के पास से गुजरता हुआ। ड्रेक एक अभिनेता रह चुका था और इससे अहम भी कुछ रह चुका था, एक वेटर। मेकअप करके चार्ल्स मोरालेस की भूमिका निभाना एक एक्टर के लिए बच्चों का खेल था, लेकिन मेज़ के आसपास एक काबिल वेटर की चाल ढाल के साथ घूमने, शैंपेन के गिलासों को भरने के लिए ऐसे आदमी की जानकारी और तरीके की ज़रूरत थी जो सच में वेटर रह चुका हो। कोई भी बेढंगी हरकत आपका ध्यान उसकी ओर खींच सकती थी, मगर एक असली वेटर होने की वजह से आप में से किसी ने उसे न देखा, न उस पर ध्यान दिया। आप लोग कैबरे देख रहे थे, रेस्तरां के सामान का वह हिस्सा नहीं। वेटर। आइरिस ने झिझकती आवाज़ में पूछा, और रूथ? एंथनी बोला, बेशक वो रूथ ही थी जिसने साइनाइड वाला कागज़ तुम्हारे बैग में डाला, शायद क्लोक रूम में, शाम के शुरू में ही। उसने यही तरीका 1 साल पहले आजमाया था, रोज़मेरी के साथ। मुझे हमेशा ये अजीब लगता था, आइरिस बोली, कि जॉर्ज ने रूथ को उन खतों के बारे में नहीं बताया। वो हर चीज़ में उसकी सलाह लेता था। एंथनी थोड़ा हंसा। उसने ज़रूर बताया था, सबसे पहले। वह जानती थी वो ऐसा करेगा, इसीलिए उसने उन्हें लिखा था। तब उसने जॉर्ज के लिए उसकी सारी प्लान तैयार की। पहले उसे अच्छी तरह उकसाकर उसने स्टेज तैयार कर रखी थी खुदकुशी नंबर 2 के लिए। और अगर जॉर्ज ये मान लेता कि तुमने रोज़मेरी को मारा और बाद में पछतावे या घबराहट में खुदकुशी कर ली, तो उससे रूथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सोचो, मुझे वो पसंद थी, बहुत पसंद, और मैं सच में चाहती थी कि वह जॉर्ज से शादी कर ले। शायद वह उसके लिए एक बहुत अच्छी पत्नी होती अगर वह विक्टर से न मिली होती, एंथनी ने कहा। सबक, हर एक हत्यारिन पहले एक अच्छी लड़की थी। आइरिस सिहर उठी। और ये सब पैसे के लिए? ओह मासूम, ये सब पैसे के लिए ही किया जाता है। विक्टर ने तो बेशक पैसे के लिए ही किया। रूथ ने कुछ पैसे के लिए, कुछ विक्टर के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में वह रोज़मेरी से नफ़रत करती थी। जब उसने तुम्हें जानबूझकर कार के नीचे कुचलने की कोशिश की, तब तक वह बहुत दूर आ चुकी थी, और उससे भी आगे तक जब उसने ल्यूसिला को ड्राइंग रूम में छोड़ा, ज़ोर से बाहर का दरवाज़ा बंद किया और भागकर ऊपर तुम्हारे कमरे में गई। वह कैसी लग रही थी? उत्तेजित? आइरिस ने सोचा। मेरे ख्याल में तो नहीं। उसने सिर्फ दरवाजे को थपथपाया, अंदर आई और बोली कि सब तय हो गया था और उसे उम्मीद थी कि मैं ठीक थी। मैंने कहा हाँ, बस मैं थोड़ा थक गई थी। तब उसने मेरी बड़ी सी रबड़ चढ़ी टॉर्च उठाई और कहा कि कितनी बढ़िया टॉर्च थी, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। नहीं डियर, एंथनी बोला, क्योंकि उसने तुम पर वार किया।
बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन तुम्हारी ही उस बढ़िया टॉर्च के साथ तुम्हारी गर्दन पर। तब उसने तुम्हें सलीके से गैस की अंगीठी के पास लिटा दिया, खिड़कियों को ज़ोर से बंद किया, गैस खोल दी, दरवाज़ा बंद करके चाबी उसके नीचे से सरका दी, ऊनी गलीचे को ऊपर को उठाकर दरवाजे के नीचे की खाली जगह को छुपा दिया ताकि हवा अंदर न जा सके, और धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। केम्प और मैं वक्त रहते घुसलखाने में घुस गए। मैं ऊपर तुम्हारे पास भागा और केम्प ने रूथ लेसिंग का पीछा किया, बिना ये जाने कि उसने वह कार कहाँ खड़ी की थी। जानती हो, मुझे उसी वक्त लगा कि कुछ गड़बड़ थी और कुछ अजीब, जिस ढंग से रूथ ने हमारे मन में ये भरने की कोशिश की कि वह बस और ट्यूब से आई थी। आइरिस थरथरा उठी। ये सोचना भी भयानक है कि कोई मुझे मारने पर इस तरह तुला हुआ था। क्या वह तब तक मुझसे नफरत भी करने लगी थी? ओह, मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन मिस रूथ लेसिंग एक बहुत काबिल जवान औरत है। वह 2 हत्याओं में पहले ही साथ दे चुकी थी और उसे बिना किसी बात के जोखिम लेना पसंद नहीं था। मुझे यकीन है कि ल्यूसीला ड्रेक तुम्हारे मुझसे किसी भी वक्त शादी कर लेने के फैसले के बारे में उसे बता चुकी थी, और उस हालत में रूथ के पास वक्त नहीं था। शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार होता, ल्यूसीला नहीं। बेचारी ल्यूसीला, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। हम सभी को है। क्या वह सच में हिरासत में ले लिया गया है? एंथनी ने रेस की तरफ देखा, जिसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, आज सुबह जब वह न्यूयॉर्क में उतरा। क्या वह बाद में रूथ से शादी करने वाला था? ये रूथ का विचार था। मेरा ख्याल है वह ऐसा करवा भी लेती। एंथनी, मुझे नहीं लगता। मुझे अपनी दौलत बहुत पसंद है। ठीक है प्रिय, अगर तुम चाहोगी तो हम उसके साथ कुछ नेक काम करेंगे। जिंदा रहने के लिए मेरे पास काफ़ी है, और अपनी बीवी को आराम से रखने के लिए। तुम चाहोगी तो हम तुम्हारी सारी दौलत बांट देंगे, अनाथालयों को या बूढ़े आदमियों को मुफ्त तंबाकू देने के लिए, या समूचे इंग्लैंड में बेहतर कॉफ़ी परोसने के लिए एक आंदोलन चलाने के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ी सी तो मैं रखूंगी, आइरिस ने कहा, ताकि अगर मैं कभी भी चाहूँ तो तुम्हें छोड़कर शानदार ढंग से चली जाऊं। मुझे नहीं लगता आइरिस कि ऐसे जज्बे के साथ शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। वैसे तुमने एक बार भी नहीं कहा, टोनी बहुत बढ़िया, या एंथनी तुम कितने तेज दिमाग हो। कर्नल रेस मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। चाय के लिए फैराडे के यहाँ जाना है, वह बोला। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी जब उसने एंथनी से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम भी चल रहे हो? एंथनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया और रेस कमरे से बाहर हो गया। दहलीज पर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर कहा, गुड शो। ये? उसके पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए एंथनी ने कहा, तो सबसे ऊंची ब्रिटिश तारीफ है। आइरिस ने शांत आवाज़ में पूछा, रेस के मुताबिक तो मैंने ये सब किया था, नहीं? उसके खिलाफ मन में ये बात मत रखो, एंथनी ने कहा। जानती हो, उसने इतनी खूबसूरत जासूस देखी हैं जो गुप्त फॉर्मूला चुराती थीं और मेजर जनरलों से भेद उगलवाती थीं, कि उसका मिजाज ही रूखा हो गया है और पहचानने की काबिलियत गड़बड़ा गई है। वह समझता है कि केस में जो भी खूबसूरत लड़की है वही मुजरिम होगी। तुमने क्यों सोचा कि मैं नहीं थी? सिर्फ मोहब्बत मेरे ख्याल में, एंथनी ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया, संजीदा हो गया। उसने आइरिस के पास पड़े फूलदान को छुआ, जिसमें एक टहनी पर हल्के नीले बैंगनी रंग का एक फूल था। इस मौसम में ये फूल क्या कर रहा है? कभी कभी आ जाता है, बस एक टहनी, अगर पतझड़ हल्की हो तो। एंथनी ने उसे कांच के फूलदान से निकाला और पल भर के लिए अपने गाल से छुआ। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, गहरे कत्थई बाल देखे, हंसती हुई नीली आंखें और लाल चाहत भरे होंठ। उसने धीमी आम बातचीत के लहजे में पूछा, अब तो वह यहाँ नहीं है ना? किससे मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो, रोज़मरी। मुझे लगता है आइरिस, वह जानती थी कि तुम खतरे में हो।
उसने खुशबूदार टहनी को होठों से छुआ और उसे आहिस्ता से खिड़की के बाहर फेंक दिया। गुड बाय रोज़मेरी, शुक्रिया। आइरिस कोमलता से बोली, याद रखने के लिए और भी कोमलता से, अर्ज़ है प्रिय, याद रखना। दोस्तों, अभी आप अगाथा क्रिस्टी के जासूसी उपन्यास स्पार्कलिंग साइनाइड का अंतिम भाग सुन रहे थे। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।